तो ये है अपना 16 साल का प्रिंस वेन, जिसे एक दिन अपने फादर के बीमार पड़ने पर राजगद्दी सौंप दी जाती है, जिसकी वजह से उसे किंगडम में काफी पहचान मिल गई और उसे एक जीनियस के नाम से बुलाया जाने लगा, क्योंकि वैन अपने इस जीनियस दिमाग का यूज करके बड़े से बड़े राज्य को अपने घुटनों पर ले आता और बिना अपना कोई लॉस के हर एक जंग जीत लेता। लेकिन किसी को भी इन सब के पीछे वैन का असली मकसद नहीं पता था, क्योंकि असल में वो तो बस जैसे तैसे करके अपने किंगडम को ही बेचकर भागना चाहता है। तो इन सब की शुरुआत होती है नेट्रा किंगडम के रॉयल पैलेस से, जहां अपना 16 साल का प्रिंस वेन अपनी एडवाइजर और बॉडीगार्ड निनिम के साथ बैठा होता है। यहाँ किंगडम के सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स उससे मिलने आए होते हैं, जो कि इस वक्त काफी परेशान थे, क्योंकि जब से वैन के फादर की तबीयत खराब हुई है बाकी के राज्यों में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। जिस पर वेन शांत रहकर उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि आप लोगों को बाहर के झगड़ों से ज्यादा अपने किंगडम पर ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए इस वक्त हमारा राज्य और यहाँ के लोग जरूरी है। जो देख ऑफिसर्स काफी खुश होते हैं, क्योंकि वैन ने कुछ ज्यादा ही समझदारी वाली बात कर दी थी। पर उनकी मीटिंग खत्म होते ही वैन का असली रूप सामने आता है, क्योंकि भाई वो तो अपने इस नेट्रा किंगडम को इतना बेकार मानता है कि बस इसे जल्द से जल्द बेचकर आराम की जिंदगी जीना चाहता है। दरअसल बात यह है कि नेट्रा किंगडम बहुत ठंडी जगह है, जहाँ रिसोर्सेज भी कम है और लोग भी, यहाँ तक कि इनके पास तो पैसे भी नहीं है। इसलिए वेन का मानना था कि इस किंगडम का फ्यूचर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इस पर मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं। तभी उसकी छोटी बहन फलान्या रूम में आकर बताती है कि फादर की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी है, और वेन से पूछती है कि क्या हम उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले जा सकते हैं, जिस पर वो साफ मना कर देता है कि नहीं, क्योंकि जल्द ही हमारी पड़ोसी राज्य मार्डन के साथ एक वॉर होने वाली है। मार्डन पहले हमारी तरह ही एक बहुत ही गरीब राज्य था, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनके हाथ एक गोल्ड माइन लग गई, जिसकी वजह से वो राज्य काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर चुका है। पर वहाँ का रूलर एक बहुत ही बेकार इंसान है, जो कुछ भी कर सकता है, इसलिए अभी हमारा बाहर जाना ठीक नहीं। जिस पर फलान्या कहते हैं कि हाँ, मैं भी इस बारे में जानती हूँ, उस किंग के सारे वर्कर्स भी बेकार हैं, वो लोग भी उसका साथ बस अपने फायदे के लिए ही देते हैं। तो वैन कहता है कि हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्डन बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा डिफेंस उनके सामने काफी कमजोर है, इसलिए वो लोग हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। अब वैसे तो उसका फादर बीमार पड़ चुका है, पर फलान्या फिलहाल खुश थी कि उसका भाई गद्दी बैठा है। बेचारी को पूरा भरोसा था कि वैन अपने राज्य को कुछ भी नहीं होने देगा। तो पूछता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो फलान्या कहते हैं कि बाहर सारे सोल्जर्स आपकी ही तारीफें कर रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से ही वो सब इस वॉर के लिए भी काफी एक्साइटमेंट में है। जो सुन वैन सोचता है कि शायद उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली है, लगता है शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि वॉर में आखिर कितने पैसे लगते हैं। अब कुछ समय बाद वैन अपनी आर्मी के साथ बैटलफील्ड पर आ जाता है वॉर शुरू करने के लिए, और सभी से कहता है कि हमारे पास टोटल 6000 सोल्जर्स हैं और मार्डन की आर्मी के पास 7000, इसलिए हमारा उनसे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम कुछ देर फाइट करने के बाद चुपचाप हार मान लेंगे। भाई ये किस तरह का राजा है, लड़ाई शुरू करने से पहले ही हार मान रहा है। कमांडर वेन से कहता है कि हमारी आर्मी वॉर के लिए रेडी है, तो क्या वॉर से पहले आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वॉर में फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। असल में भाई ये नेट्रा किंगडम की आर्मी की फर्स्ट वॉर होने वाली है, इसलिए वो सब नर्वस होते हैं। वैन भी देखता है कि भाई ये लोग तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं, और एक सोल्जर ने तो अपना भाला ही उल्टा पकड़ा होता है। तो वैन कहता है कि भाई तुम लोग कम से कम पहले अपने हथियार तो ठीक से पकड़ो। जो देख बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद वैन उन सबको अपनी मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहता है कि आज तुम सबकी फर्स्ट बैटल होने वाली है, और यहाँ हमें सबसे वीक आर्मी कहा जाता है, इसलिए मैं आज इस वॉर को जीतकर सबको प्रूव कर दूंगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। अब भाई यहाँ तो ये लंबी लंबी फेंक रहा है, पर उन्हें क्या पता कि इसने पहले ही हार मानने की सोच ली है। कमांडर कहता है कि आपने तो बहुत अच्छी स्पीच दी, कि आपने इसे पहले से प्लान कर रखा था। तो वैन कहता है कि देखो हमारे पास टोटल मिला के 10,000 सोल्जर्स हैं, जिन्हें किंगडम में काफी अच्छी तरीके से ट्रेन किया गया है, मतलब वो पहले से ही काफी ताकतवर है, बस उनमें थोड़ी जोश की कमी थी जो मैंने भर दिया। इधर मार्डन का कमांडर अपने सोल्जर से कह रहा होता है चिंता मत करो, नेट्रा की आर्मी सबसे वीक है, तो तुम्हें उन्हें किसी भी हाल में खत्म करना है। और इसके अगले पल ही वॉर शुरू हो जाती है। कमांडर और वैन ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि यहाँ तो नेट्रा की आर्मी ही मार्डन की आर्मी पे भारी पड़ती जा रही है। कमांडर कहता है कि लगता है आपकी स्पीच काम कर गई, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ चुके हैं। अब तभी कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बैंड्रल एम्पायर से उनके पास आई थी और वैन ने उसे अपनी मदद के लिए बना लिया था। दरअसल भाई वैन ने बैंड्रल से एम्पायर के सपोर्ट और अपने सोल्जर्स को ट्रेन करवाने के लिए कहा था, जिसके लिए वो पता नहीं कैसे मान भी गई थी। जिसके बाद जाके नेट्रा के सोल्जर्स को इंपीरियल आर्मी से ट्रेनिंग मिली, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स और आर्मर भी मिले। वैन इधर खुश हो रहा होता है कि तभी एक सोल्जर आके उन्हें बताता है कि मार्डन की आर्मी हमें भारी पड़ रही है। जो सुन कमांडर वैन को समझाता है कि भले ही हमने अपनी आर्मी को अच्छी ट्रेनिंग और वेपन्स दिए, पर वो पहली बार इस तरह की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा इस वॉर को जीतना सच में मुश्किल होने वाला है। वैन भी थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि अगर ये बात मार्डन के कमांडर को पता लग गई तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ वो कमांडर अपने सोल्जर से कहता है कि हम दोनों तरफ से नेट्रा की आर्मी को कवर कर लेंगे और फिर सीधा जाके उनके लीडर पे अटैक करके इस वॉर को जीत लेंगे। और इसके बाद वो कमांडर खुद अपनी आर्मी के साथ वैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही वैन उनको अपनी तरफ आता हुआ देखता है, माउंटेन्स की तरफ भागना शुरू कर देता है। मार्डन का कमांडर कहता है कि हमसे डर के भाग रहा है, जल्दी से पकड़ना होगा। लेकिन तभी पहाड़ों के ऊपर से निनिम बहुत ही सारे सोल्जर्स के साथ आ जाती है। जो देख वैन कहता है कि ये मार्डन की आर्मी सच में बहुत बेवकूफ है, और अगले ही पल निनिम के साथ सारे सोल्जर्स मार्डन की आर्मी पर हमला करने शुरू कर देते हैं, और उन्हें आपस में उलझा हुआ देखकर निनिम भी हमला कर देती है और जाकर मार्डन कमांडर का एक हाथ ही काट देती है, और उनसे कहते हैं कि अब तुम लोग की हार मान लेने में ही भलाई है, जिंदा बच जाओगे। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं किसी स्लेव गर्ल के आगे नहीं झुकूंगा, तुम और तुम्हारी ये प्रजाति बहुत ही ज्यादा बेकार है। जो सुन गुस्से में निनिम सीधा कमांडर का सर ही काट
काट देती है और बाकी सभी सोल्जर से कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि इसके बोले हुए आखिरी शब्द को भूल जाओ। और इसी के साथ नाइट्रा आर्मी ने वॉर जीत ली होती है। पर अब बेचारा वैन सोचे पड़ जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। रात में उन सबकी मीटिंग होने पर सारे जनरल्स वैन से कहते हैं कि हमने वॉर बहुत आसानी से जीत लिया और अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। हमें सीधा जाकर मॉडर्न के बाकी हिस्सों पर अटैक करके उन पे कब्जा कर लेना चाहिए। वैन सोचता है कि नहीं, इस वक्त हम बिना परफेक्ट प्लान के कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास मॉडर्न के रिसोर्सेज पर कब्जा करने का सबसे अच्छा मौका है। और भाई वो भी जनरल्स की बात से सहमत होते हुए मॉडर्न के गोल्ड माइन पर कब्जा करने का ऐलान कर देता है, जो सुनकर वो लोग कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं। तो वैन को लगा कि शायद ये लोग कहीं मना न कर दे। वैसे भी हमारे सोल्जर्स काफी थक चुके हैं, लेकिन जनरल्स को तो उसका आइडिया कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो पहले से ही गोल्ड माइन पर अटैक करने के बारे में ही सोच रहे थे। वैन निनिम की तरफ देखता है, पर वो साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। पर क्यों, वो तुम्हें आगे पता लगेगा। मीटिंग खत्म होने पर निनिम वैन के पास आकर उससे आगे का प्लान पूछती है। तो वैन बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारी आर्मी गोल्ड माइन पर अटैक करेगी, जिसके बाद हमें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि जब मॉडर्न की आर्मी वापस अटैक करने आए तो फिर हम उन्हें रोक सके। तो निनिम कहती है कि नहीं, ये इतना आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन असल में तो बस कुछ ही पलों में उनके सोल्जर्स ने माइन पर कब्जा भी कर लिया था। जो देख निनिम और वैन दोनों ही सोचे पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सुबह होने पर अब निनिम वैन के रूम में उसे उठाने आती है जहाँ वो सो रहा था। जो देख निनिम सोच रही होती है कि पता नहीं किस तरह के सपने देख रहा होगा। उठने के बाद वैन निनिम से कहता है कि हमारी आर्मी ने ऑलरेडी गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया है, तो मॉडर्न इसे लेने जरूर आएगा। इसी बीच वैन से मिलने गोल्ड माइन का माइनर वहाँ आता है, जो वैन को एक रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर वो कुछ ज्यादा ही हैरान हो गया, क्योंकि माइन के अंदर का सारा गोल्ड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो देख भाई वैन के तो सारे सपने ही टूट जाते हैं। दूसरी तरफ बेचारा मॉडर्न का किंग अपनी इस हार से बहुत ही गुस्सा था और अपने जनरल्स को डांट रहा होता है कि आखिर ये क्या है, नाटरा किंगडम ने हमारी गोल्ड माइन पर भी कब्जा कर लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो तभी उनमें से एक कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम गोल्ड माइन वापस लेकर रहेंगे, क्योंकि इस बार हमारी आर्मी के साथ नया कमांडर डेविड होगा और उसके साथ साथ 3000 सोल्जर्स भी। जो सुन दूसरा कहता है कितने सारे सोल्जर्स को वहाँ एक साथ भेजना हमारे लिए सही नहीं होगा। जिस पर वो जनरल बताता है कि अगर हमने माइन को जल्दी से जल्दी वापस नहीं लिया तो बाकी के राज्य भी उसे हथियाना शुरू कर देंगे, इसलिए हमें अगले एक हफ्ते के अंदर ही उसे वापस लेना होगा। इधर अपना वैन बेचारा सपना टूटने की वजह से उदास बैठा होता है। तो निनिम कहती है कि तुम्हें इस तरह आलसी नहीं होना चाहिए, हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो वैन कहता है कि और क्या करूं मैं, बहुत जल्द मॉडर्न भी अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ हम पर अटैक करने के लिए आएगा, इसलिए हमारे लिए ठीक यही होगा कि हम इस जगह को छोड़कर भाग जाएं। तो निनिम मना करने के बजाय उल्टा उसकी बात पर हाँ ही कर देती है कि हाँ चलो ठीक है। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि अगर वो लोग इस जगह को छोड़कर चले गए तो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे नाटरा किंगडम की ही बेइज्जती होगी। तो निनिम पूछती है कि आखिर तुम अब क्या करोगे। तो वैन कहता है कि देखो, उस माइनर ने रिपोर्ट सिर्फ हमें दी थी, तो इसका मतलब कि माइन खाली है ये सिर्फ हमें ही पता है, तो हम बड़े आराम से ही मॉडर्न से इस माइन के बदले अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं। निनिम कहते हैं कि मतलब मॉडर्न को तुम ये खाली माइन बेचोगे। तो वैन कहता है कि हाँ, इतनी मेहनत के बाद कुछ तो प्रॉफिट बनना ही चाहिए। इसी बीच कमांडर बाहर मॉडर्न की आर्मी को देखता है और वैन को बताता है कि मॉडर्न की आर्मी यहाँ पहुंच चुकी है और उनके पास करीब 30,000 सोल्जर्स हैं और हमारे पास सिर्फ 5,000। तो वैन कहता है कि नहीं, इतने सारे सोल्जर्स को वो ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए बस हमें कम से कम उन्हें एक वीक तक रोक के रखना होगा, जिसके बाद तो हम लोग जीत ही जाएंगे। इधर वैन का अलग प्लान था, पर वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न का नया कमांडर डेविड पूरी तरह से तैयार था और सभी से कहता है कि इस बार हम पहली वाली गलती नहीं करेंगे, इस बार नाटरा हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद दोनों ही आर्मीज के बीच वॉर शुरू हो जाती है, जहाँ ऑब्वियसली ज्यादा नंबर्स होने के कारण मॉडर्न की आर्मी नाटरा पर भारी पड़ रही थी। जो देख डेविड बहुत खुश होता है कि जल्दी वो लोग अपने घुटने पे आ जाएंगे, लेकिन वो ये चीज देखकर काफी हैरान था कि नाटरा की आर्मी अब तक इस वॉर में टिकी हुई है। वहीं इधर फलान्या भी इस बात से काफी हैरान थी और अपने टीचर से पूछ रही होती है कि इतने सारे सोल्जर्स होने के बावजूद वो लोग हमें हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो टीचर बताता है कि देखो, असल में गोल्ड माइन एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर है और वहाँ एक टाइम पर सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स फाइट के लिए जा सकते हैं, इसलिए एक साथ इतने सोल्जर्स का जाना इम्पॉसिबल है। तो फलान्या पूछते हैं कि वो सब पीछे के रास्ते से भी तो जा सकते हैं, लेकिन असल में तो भाई पीछे का रास्ता पहले ही उन्होंने खराब करवा दिया था ताकि उन लोगों को लंबे समय तक वॉर में टिके रहने का एडवांटेज मिले। बेचारा डेविड इधर बड़ा गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर हम लोग नाटरा को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। इसी बीच एक सोल्जर आके डेविड को बताता है कि हमें गुप्त रास्ता मिला है, जिसके बाद डेविड अपने कुछ आदमियों को वहां तक भेजता है जहां उन्हें नाटरा के सोल्जर्स भी दिखते हैं। तो वो लोग भी अब उनका पीछा करने लग जाते हैं। असल में बात यह है कि डेविड को ये लगता है कि शायद नाटरा ने ये टनल यहाँ से भागने के लिए बनाई थी, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि डेविड को भी इस बारे में पता लग चुका है और इसी का फायदा उठाते हुए डेविड उन पर अटैक करने का सोचता है। दूसरी तरफ यहाँ टनल में डेविड के प्लान के अनुसार मॉडर्न की आर्मी नाटरा के सोल्जर्स का पीछा कर रही होती है, पर उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद कहीं कोई ट्रैप तो नहीं। इधर वैन उस टनल पर एक क्रॉस का साइन बना देता है। निनिम कहती है कि मतलब तुमने मॉडर्न की आर्मी को टनल के अंदर फंसा दिया। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इतने सारे सोल्जर्स को एक साथ नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो अभी सिर्फ उनके कमांडर डेविड को टारगेट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उसके प्लान्स फेल होते जाएंगे उसका कॉन्फिडेंस और गिरता जाएगा। और ठीक वैसा ही हो रहा होता है। डेविड को पता चलता है कि उसके सारे सोल्जर्स टनल में जाके मारे जा चुके हैं और तब उसे समझ में आता है कि हाँ, उसका बेवकूफ बनाया गया। तब एक सोल्जर कहता है कि वैसे हमने उनके भागने का रास्ता ही बंद कर
दिया है, जो सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। रात होने पर अब वैन खुद मार्डन के कैंप को देखने आता है और एकदम से ही अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके अगले ही पल वो सब मिलकर सारे कैंप्स को जला देते हैं। जो देख डेविड पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सोल्जर बताता है कि नाइट्रा ने हम पर अटैक कर दिया है, करीब 100 सोल्जर्स ने एक साथ हम पे हमला किया है। जो सुनकर डेविड का दिमाग और खराब हो जाता है। तभी उसे कुछ आसपास से आवाजें आती हैं, तो सोल्जर बताता है कि शायद वो हम पर दोबारा अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो आखिर तुम लोग यहाँ देख क्या रहे हो? जाके सारे सोल्जर्स के साथ पहरा दो, कोई भी मेरे पास तक नहीं पहुंचना चाहिए। पर अब सुबह होने पर जब डेविड उठता है तो देखता है कि चेक पॉइंट पर काफी सारे पत्थर गिरे हुए हैं। तब उसे समझ में आता है कि शायद रात को जो आवाजें आई थी वो असल में इन पत्थरों के गिरने की आवाज थी। लेकिन इसी बीच वो देखता है कि सामने वाले चेक पॉइंट पर भी नाइट्रा ने कब्जा कर लिया है। जो देख उसे बड़ा गुस्सा आता है कि अब ये क्या है। इधर अपना वैन तो भाई बड़ा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा था। निनिम कहती है कि वैसे अब हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे सोल्जर्स भी पहले से काफी जोश में आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मार्डन की तरफ से अटैक होने कम हो गए हैं। क्या वो सब वापस जाने वाले हैं? तो वैन कहता है कि नहीं, इतना बड़ा लॉस होने के बाद वो लोग खाली हाथ वापस तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ शायद कुछ दिन बाद हार मान के वापस जा सकते हैं। लेकिन निनिम यहाँ रह रहकर काफी बोर हो चुकी थी और वापस जाना चाह रही होती है। इसी बीच एक सोल्जर आके वैन को बताता है कि मार्डन की आर्मी के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद जब वो लोग उससे मिलने आते हैं तो बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर नेगोशिएशन के लिए आए हैं, मुझे डेविड ने भेजा है और जो भी आपसे कहना है वो सब उसने मुझे बताया है। और नाइट्रा के सोल्जर्स की बेइज्जती करते हुए कहता है कि लोग तो कितने बेवकूफ हैं, इन्हें तो ढंग से लड़ना भी नहीं आता। वो वैन से कहता है कि सिर्फ कुछ शर्तों पर ही हम नाइट्रा पर दोबारा अटैक नहीं करेंगे। सबसे पहला तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा, दूसरा तुम अपने सारे वेपन्स और रिसोर्सेज यहीं पर छोड़ के जाओगे, और तो और तुमने जो भी गोल्ड यहाँ से लिया है तो वो भी यहीं छोड़ना होगा, और तीसरा तुम्हें बिना परमिशन के लिए हमारे एरिया में आने के लिए फाइन देना होगा। जो सुनने के बाद वैन समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर सरेंडर करने के लिए कहने आया है और साफ मना कर देता है कि नहीं, हम इन शर्तों को नहीं मानने वाले। इस पर वो आदमी बाकी उसे कहता है कि तुम्हारा किंग तो सच में बहुत बेवकूफ है, इसकी जगह किसी और को बैठा दो, वही अच्छा रहेगा। और जाते जाते निनिम को देखकर वैन से कहता है कि तुम्हें इस रेन गर्ल से दूर रहना चाहिए, कोई भी नोबल इन्हें अपने पास नहीं रखता, इससे उनकी बहुत बेइज्जती भी होती है। वो निनिम के बारे में कुछ ज्यादा ही बुरा भला बोलने लगा था, जो सुनकर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें ये सब तुम्हारे कमांडर ने बोलने को कहा है? तो वो कहता है कि हाँ। तो वैन कहता है कि ठीक है, अपने कमांडर को कह दो चुप कर रहने के लिए, कुछ भी हो सकता है। इधर डेविड अलग ही परेशान होता है क्योंकि उन्हें यहाँ 3 हफ्ते हो चुके थे और अब ज्यादा बिना कुछ सोचे अपनी आर्मी को सीधा नाइट्रा के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। और जब एक बार दोबारा से उसने हमला करना शुरू कर दिया था तो बहुत ही खुश हो रहा होता है। चलो अच्छा है, अब नाइट्रा हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। तभी इसी बीच 2 सोल्जर्स उसके कैंप में आ जाते हैं। डेविड पूछता है तो कहाँ तक पहुंचे हम? लेकिन तभी अचानक उसका ही एक सोल्जर का सर सामने आके गिरता है, जो असल में उसी आदमी का था जो नेगोशिएशन के लिए वैन के पास आया था। जिसके बाद कैंप में आए वो दोनों सोल्जर्स मिलकर सारे गार्ड्स को मार देते हैं, क्योंकि असल में ये और कोई नहीं बल्कि वैन और कमांडर होते हैं। डेविड पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? मेरी आर्मी ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? तो वैन कहता है कि वो सब लोग तो पहाड़ों पर लड़ रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ आना पॉसिबल ही नहीं है। असल में यार वैन और कमांडर उसी टनल से यहाँ तक आए थे जिसमें डेविड ने अपने सोल्जर्स भेजे थे। डेविड कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो उस टनल को बंद कर दिया था ना? तो वैन कहता है कि यार वो तो बस तुम्हें धोखे में रखने के लिए था, वहाँ मैंने एक और टनल बनवाई थी जो ठीक उसी टनल से जुड़ी हुई थी। इस पर बेचारे डेविड को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ, इतने दिनों से मैं तुम्हारे बनाए प्लान पर चल रहा था, और लड़ने के लिए स्वॉर्ड उठा लेता है। वो वैन पर अटैक करने तो आता है लेकिन वैन सीधा अपने स्वॉर्ड को उसके सर के आर पार कर देता है और कहता है कि मेरा यहाँ आने का मन तो नहीं था, लेकिन तुमने जो निनिम के बारे में बोला वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और इसी के साथ वैन उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैंडल को दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्ट देखकर बहुत ही हैरान थी, क्योंकि बस अभी अभी उसे ये पता चला कि रॉयल एकेडमी से एक ऐसा स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ था जो एकेडमी में टॉप करता था, लेकिन वो स्टूडेंट एम्पायर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि वो जीनियस असल में और कोई नहीं बल्कि वैन था, लेकिन एम्पायर नहीं चाहता था कि किसी को भी ये बात पता लगे, क्योंकि इससे उन पे ही काफी बुरा असर पड़ता। इसलिए फिलहाल वैन के जीनियस दिमाग के बारे में कोई नहीं जानता। इधर भाई वॉर जीतने के बाद अपने वैन की पार्टी शार्टी चल रही होती है। निनिम कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो दोनों अब बालकनी में जाते हैं, जहाँ निनिम बताती है कि वैसे तो अब मार्डन ऑलरेडी हार चुका है। वॉर हारने के साथ साथ मार्डन ने अपना किंग भी खो दिया, क्योंकि उन्होंने अपने आधे सोल्जर्स माइन में भेज दिए थे। तो मौके का फायदा उठाकर कार्विल ने मार्डन पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग कार्विल की इतनी बड़ी आर्मी के सामने जरा भी नहीं टिक पाए। इसलिए अब तुम उस माइन को मार्डन को नहीं बेच पाओगे। जो सुन वैन और उदास हो जाता है कि अब ये क्या नई मुसीबत है, कि तभी निनिम उसे एक रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि अभी भी माइन के काफी अंदर थोड़ा सा गोल्ड बचा हुआ है, और क्योंकि उन्होंने पिछली बार बस ऊपर ऊपर से देखा था इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिला था, तो कम से कम अब इस गोल्ड से उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। वैन कहता है कि चलो अच्छा है, मैं ये खुशखबरी सारे सोल्जर्स को दे देता हूँ और इसके बाद तो मैं मस्त आराम करने के लिए कहीं दूर चला जाऊंगा। वो खुश होकर जा ही रहा होता है कि तभी निनिम उसे रोकते हुए बताती है कि अभी तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, हमें एक नया सिविल बजट बनाना होगा, और तो और फिलहाल कई कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम अभी फ्री तो बिल्कुल भी नहीं हो। जो सुन बेचारा और उदास हो जाता है कि भाई कब निकलूंगा मैं यहाँ से। इसी बीच वैन के कुछ सालों पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो अकेडमी में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उनमें से एक बंदा जिसका नाम ग्लेन होता है वो बताता है कि हमने स्मगलर्स को पकड़ लिया। जोएल कहते हैं कि आज तो हम बच ही गए, हम वहाँ से इसलिए भाग पाए क्योंकि लोगों ने पहले से ही हमारे लिए एक रास्ता बना रखा था। तो वैन सभी को बताता है कि असल में लोवेल का ही प्लान था,
था, पर वो ये नहीं चाहता कि लोवेल अब ऐसे और जानलेवा रिस्क ले, इसलिए उसे मना करता है कि तुम ग्रेजुएट होने के बाद प्लीज ये सब काम छोड़ देना। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं बदलूंगी और ग्रेजुएट होने के बाद तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ देर बाद जब वैन की नींद खुलती है तो वो निनिम को अपने सपनों के बारे में बता रहा होता है कि मैंने आज अपने स्कूल के दोस्तों को देखा, पता नहीं वो लोग अभी कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। तो निनिम बताती है कि वैसे आज हमारे राज्य में एम्पायर की प्रिंसेस आ रही है, तो इस खुशी के मौके पर हमें उनका अच्छे से वेलकम करना होगा। वैन कहता है कि हाँ, वो शायद हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए आ रही है, क्योंकि एम्पायर के किंग की डेथ हो चुकी है और उसके तीनों बेटे गद्दी के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। अब इसके कुछ देर बाद वैन और बाकी लोग इंपीरियल प्रिंसेस का वेलकम करते हैं और उनका बटलर आगे आते हुए वैन से कहता है कि हम यहाँ पर प्रिंसेस का मैरिज प्रपोजल लेके आए हैं। तो प्रिंस कहते हैं कि रहने दो, आगे मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद वो सभी के सामने अपना फेस दिखाती है, जो देख वैन तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इंपीरियल प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि लोवेल ही थी। जो देख बेचारा वैन अपने रूम में आकर बहुत ही परेशान बैठा होता है और निनिम से कहता है कि लोवेल ने मुझे बताया था कि वो सिर्फ एक नोबल की बेटी है, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में इंपीरियल प्रिंसेस है। अगर वो यहाँ आई है तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा जो मुझे जानना है। इसलिए अब रात होने पर जब वो सब लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो इसी बीच वैन सीधा लोवेल से पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे यकीन है तुम मुझसे यहाँ पर सिर्फ शादी करने के लिए तो नहीं आई हो। तुम जैसे प्रिंसेस के सामने नेटरा किंगडम तो वैसे भी काफी छोटा है, तो भला तुम मुझ में इंटरेस्ट क्यों ही लोगी। तो लोवेल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने मिलकर मार्डन को हरा दिया और ये बात हर जगह चुकी है। मेरे भाई तो मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरे लिए एक बिल्कुल सही डिसीजन है। वैन कहता है कि वैसे लगता है तुम्हें ज्यादा लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, इसलिए तुम्हें इतने सारे गार्ड्स के साथ भेजा गया है। तो लोवेल कहते हैं कि हाँ, मेरे भाई को मेरी सेफ्टी कुछ ज्यादा फिक्र है। और भाई लोवेल ने अब तक अपने यहाँ पर आने का असली रीजन इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर और भी लोग थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबके सामने तो बताएगी नहीं। और क्योंकि लोवेल को नाटरा में काफी ठंड फील हो रही थी, तो वैन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े भिजवा दूंगा। जिसके अब कुछ देर बाद जब लोवेल अपने रूम में होती है तो वहाँ कुछ गार्ड्स बहुत सारे बॉक्सेस लेकर आते हैं और उन गार्ड्स के जाते ही लोवेल कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों इन्हीं बॉक्सेस के अंदर छुपे हो, तो बाहर आ जाओ। और वह सही में वैन और निनिम भी अंदर छुपे हुए थे। वैन पूछता है कि यार इसे कैसे पता चला। निनिम कहती है कि बेवकूफ, इतने सारे बॉक्सेस देखकर तो किसी को भी शक हो जाएगा। तो वैन कहता है ठीक है, अगली बार मैं खिड़की से आऊंगा। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख लोवेल खुश हो जाती है और वैन से कहती है कि मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों एक साथ हो। वैसे हाँ, मैं बताना भूल गया, पर निनिम भी वैन और लोवेल की स्कूल फ्रेंड है, पर फिर भी वो लोवेल की रिस्पेक्ट करते हुए उसे प्रिंसेस कह रही होती है। तो लोवेल मना करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एकदम से ब्रेंडल आ जाती है, जिसे लोवेल एम्पायर से अपने साथ लेकर आई थी और उससे कहती है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछना है तो उसे कह देना मैं सो चुकी हूँ, और चली जाती है। तो वैन लोवेल से पूछता है क्या तुमने कुछ दिनों पहले ब्रेंडल को यहाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेजा था। तो लोवेल बताती है कि असल में ब्रेंडल फॉरेन अफेयर्स में काम करती है, इसलिए मैंने उसे अपने अंडर रख रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मुझे काफी फायदा होगा। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वैन एक बार दोबारा उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का रीजन क्या है। तो लोवेल कहते हैं कि तुमने तो देखा ही है, किंग के मरने के बाद मेरे तीनों भाई इस पोजीशन के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही मिलकर एम्पायर पर अटैक करें। इस पर वैन पूछता है कि मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एम्परर बनने में हेल्प करूँ, लेकिन नेटरा तो खुद एक बहुत ही छोटा किंगडम है, तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। लोवेल कहते हैं कि देखो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि एम्पायर तुम्हारे इस राज्य को बस एक ही बार में खत्म कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पास अभी हमारे साथ जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। असल में यार बात यह है कि अभी कोई और राज्य एम्पायर की हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए लोवेल खुद बारी बारी अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे हेल्प मांग रही है। जो सुनने के बाद वैन थोड़ा सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आखिर में वैन मान ही जाता है। पर कमरे से बाहर निकलने के बाद वैन निनिम को बताता है कि अभी तक इसने हमें अपना असली मकसद नहीं बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोवेल यहाँ इसलिए आई है क्योंकि नाटरा में जल्दी कुछ वेपन्स आने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ इस बात पे शक है, कंफर्म नहीं कह सकता। तभी सामने से ननाकी आकर निनिम से कहती है कि फलाना ने तुम्हें बुलाया है, और भाई ननाकी असल में फलाना का बॉडीगार्ड है। जिसके अब कुछ देर बाद निनिम फलाना से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि जल्दी मेरे भाई की प्रिंसेस लोवेल के साथ शादी होने वाली है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरा भाई तुमसे ही शादी करेगा क्योंकि तुम दोनों शुरू से ही साथ हो। तो निनिम मना करती है कि देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक फ्लैम हूँ और सोसाइटी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। भले ही वैन मुझे पसंद करता हो, लेकिन अगर उसने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं इसे अच्छा अपनी जान लेना पसंद करूंगी। जो सुन फ्लैना बहुत डर जाती है। तो निनिम आप बात को थोड़ा बदलते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अभी जल्दी तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो तुम्हें पढ़ने के लिए अपने भाई के पास जाना चाहिए। तो फ्लैना निनिम को भी साथ चलने के लिए कहने लगती है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कहीं और जाना है। और निनिम को भाई कहीं और नहीं, लोवेल से मिलने आना था, और वहाँ ब्रेंडल भी होती है, जहाँ वो उन दोनों से उनके अकेडमी की लाइफ के बारे में पूछती है। तो लोवेल बताती है कि दरअसल हमारे ग्रुप में हम तीनों के अलावा ग्लेन और स्टैंक नाम के दो और बंदे थे। हम सभी अकेडमी में काफी फेमस भी थे, लेकिन एक दिन जब किसी स्टूडेंट ने निनिम के फ्लैम होने पर उसकी इंसल्ट की थी, तो वैन ने उसे लड़ाई में बुरी तरह मार के हराया था। तो निनिम कहते हैं कि हाँ सही कहा, लेकिन साथ ही लोवेल के पीछे भी काफी सारे नोबल्स पड़े रहते थे, और उनमें से जो सबसे ज्यादा लोवेल को पसंद करता था वो एंकल का बेटा था, जो लोवेल को बहुत सारे गिफ्ट्स भेजा करता था। लोवेल कहते हैं कि हाँ, वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था, मुझे उसने काफी सारे गिफ्ट्स भेजे, शायद उसे अभी ये बात पता होगी कि मैं यहाँ आई हूँ। अब भाई ये एंकल कौन
कौन है इसके बारे में तुम्हें वैन से पता लगेगा। जहाँ वो अपनी बहन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें एम्पायर के बारे में पता है, तो फ्लैन ने बताते हैं कि हाँ, मैंने पढ़ा था कि काफी सारे किंगडम्स एक साथ मिलकर एम्पायर बने थे। तो वैन कहता है कि चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें एंगटल के बारे में बताऊंगा, जिसे अब तक का सबसे बड़ा धोखेबाज कहा जाता है। असल में हुआ ये था कि जब सालों पहले साउथ के सारे नेशंस पर एम्पायर ने कब्जा कर लिया था, तो वो ईस्ट के देशों को भी अपने अंडर लेना चाहता था। लेकिन जब ये बात ईस्ट वालों को पता चली तो उन्होंने मिलकर एम्पायर के खिलाफ एक अलायंस बना ली, और सिर्फ इस अलायंस की वजह से ही एम्पायर उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन तब एंजेटल का एक किंग एम्पायर की हेल्प करने लगा, जिसकी सपोर्ट की वजह से एम्पायर को वक्त और ताकत मिली, और उसके साथ मिलने की वजह से ही एम्पायर ने ईस्ट के सारे राज्यों को एक एक करके खत्म कर दिया, और जो भी नोबल्स एम्पायर के खिलाफ थे उन सबको ही सजा दी गई। इसी वजह से एंगटल और एम्पायर के बीच अच्छा रिलेशन भी बन गया। लेकिन किंग के मरने के बाद अब उसके बेटे उस गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। भले ही वो लोग एज में वैन से बड़े हैं, लेकिन सच में बहुत बेवकूफ हैं। वो पूरी तरह अपनी आर्मीज पे ही डिपेंड करते हैं। वैन ये सब बता ही रहा होता है कि तभी एक गार्ड आके उसे बताता है कि हमें कुछ वेपन्स मिले हैं जो शायद किसी बाहर के राज्य से आए हैं, क्योंकि ऐसे वेपन्स हमारे किंगडम में तो नहीं बनते। जो सुन वैन कहता है कि मुझे लगा ही था, शायद लोयल इसके पीछे हो सकती है। इसी बीच पास्ट का एक छोटा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोयल वैन को देख रही होती है और कहती है कि तुम हमेशा बहुत ही सावधान रहते हो, है ना। वैन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें अपनी मर्जी करने नहीं देती, इसलिए तुम हमेशा खुद को लड़कों से कंपेयर करती रहती हो, ये देखने के लिए कि आखिर तुम्हें क्या कमी है। लोयल पूछती है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वैन कहता है लड़ो, क्योंकि ये सोच सोसाइटी की है। अगर तुम्हें सोसाइटी से लड़ना है तो बहुत ताकतवर बनना होगा, क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ आसान नहीं होती। लोयल वैन से उसकी हेल्प के लिए पूछती है तो मना कर देता है कि नहीं, मुझे एक मस्त आराम की जिंदगी चाहिए, इसलिए मुझे इन सब में नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, अगर तुमने मुझे किसी तरह इन सब में इन्वॉल्व करवा लिया तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह जब लोयल उठती है तो ब्रैंडल आके बताती है कि वैन ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। जो सुनने से समझ में आ गया कि वैन को जरूर इस बार मुझसे कुछ काम होगा। अब कुछ देर बाद जब दोनों मिलते हैं तो वैन उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर उस अलायंस को रोकने के लिए आई हो ना, जिसने सालों पहले एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ी थी, क्योंकि किंग के मरने के बाद वो सब दोबारा से एम्पायर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोयल पूछते हैं कि वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। असल में बात यह है कि वैन को ये पता चला है कि नाटरा के अंदर जो वेपन्स मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के नेशंस में बनते हैं, जो कि शायद लोवेल ही करवा रही है, क्योंकि वॉर के टाइम में सिर्फ यही वेपन्स काम आएंगे। लोवेल कहती है कि तो तुम्हें मुझ पे शक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद ये वेपन्स मेरे भाई ने ऑर्डर किए हों। वैन कहता है कि नहीं, तुम्हारे भाइयों में से किसी ने भी ये नहीं किया, क्योंकि वो वेपन्स पहले से ही डिवाइड हैं। अगर तुम्हारे भाइयों ने ऑर्डर किया होता तो यहाँ पर इसके 4 गुना वेपन्स होते हैं। जैसे आखिरी में लोवेल मान ही लेते कि हाँ ये मैंने ही किया है, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकती। वैन कहता है कि देखो मैं जानता हूँ, अगर उन्होंने एम्पायर पर कब्जा कर लिया तो वो तीनों प्रिंस को ही मार देंगे। तुम्हें ये बात समझ में आ गई थी और तुमने अपने भाइयों को भी बताया होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात मानी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली में तुम सबसे छोटी हो। लोवेल कहती है कि देखो मार्कस और एंगेटल दोनों ही एम्पायर के सबसे बड़े सपोर्टर रह चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कभी भी हमें धोखा देके एम्पायर को खत्म कर सकते हैं, इसलिए मैं उन दोनों ही देशों के बीच वॉर करवाना चाहती हूँ। वैन कहता है अच्छा, इसलिए तुम नाटरा और एंगेटल के बीच फाइट करवाना चाहती हो ताकि नाटरा भी खत्म हो जाए। मोटा मोटी बात यहाँ पर ये थी कि वैन उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, इसलिए उससे कह रहा होता है कि अगर मैं अभी तुम्हारा प्लान बर्बाद करके तुम्हें मार्कस के हवाले कर दूं तो मेरी तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मुझे उन दोनों से भी कोई खतरा नहीं होगा। पर लोवेल को लग रहा था कि निनिम की वजह से वैन ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग फ्लेम रेस के लोगों को एक स्लेव जैसे ट्रीट करते हैं, जिनसे वैन सबसे ज्यादा नफरत करता है। पर उसका ये अंदाजा गलत था, क्योंकि वैन ने पहले ही मार्कस और एंगेटल को एक लेटर भेजकर इन्फॉर्म कर दिया है कि लोवेल नाटरा में है। इस पर लोवेल कहती है कि तुम्हें अब तो मजबूरी में मेरी हेल्प चाहिए ही होगी, क्योंकि वो दोनों ही किंगडम जल्दी नाटरा पर अटैक करने के लिए आएंगे। वैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पर इसी बीच निनिम आकर उसे बताती है कि एंगेटल का प्रिंस खुद यहाँ आया है और इस प्रिंस का नाम होता है गिराड। वैन जब उससे मिलने जाता है तो वो उसे लोवेल के बारे में बताने के लिए शुक्रिया करता है और बताता है कि यहाँ मैं प्रिंसेस लोवेल को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आया हूँ। तो वैन कहता है कि ठीक है, आज रात हम आराम से चीज पे बात करेंगे। दूसरी तरफ गिराड का फादर गुस्सा हो रहा होता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा बेवकूफ है, उसकी वजह से हमारा एम्पायर पर अटैक करने का प्लान फेल हो सकता है। तो उसके पास खड़ा एक आदमी कहता है चिंता मत करिए, सब कुछ सही जा रहा है, बस अब सब कुछ वैन के एक्शन पे डिपेंड करता है। इधर वैन बेचारा सोच रहा होता है कि प्यार में तो लोग सच में अंधे हो जाते हैं, पर कोई प्रिंस इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि बिना किसी सिक्योरिटी के एक दूसरे किंगडम में ही घुस जाए। साथ ही भाई निनिम भी गुस्से में होती है, क्योंकि उसे गिराड बिल्कुल भी नहीं पसंद और पूछती है कि एंजेटल का प्रिंस तो खुद यहाँ आ चुका है, तो क्या अब एंजेटल हम पे अटैक नहीं करेगा। तो वैन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ हम उसका यूज करके रिबेलियंस के सच का पता लगा सकते हैं। और यहाँ रिबेलियंस का मतलब वो देश जो एम्पायर को खत्म करना चाहते हैं। निनिम को तो नहीं लग रहा था कि लोवेल गिराड से शादी करेगी, पर वैन का मानना था कि लोवेल अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने सब कुछ पहले प्लान कर लिया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसे एम्पायर को भी बचाना है और वहाँ की एम्पायर भी बनना है। पर अब भाई बात तो ये भी थी कि अगर उन लोगों ने एम्पायर का साथ दिया तो उनके पीछे काफी अच्छा पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहेगा। इधर लोवेल ब्रैंडल से कह रही होती है कि मैं खुद गिराड के पास जाकर उसे सच पता करूंगी, अगर मैंने उसे रेबेलियंस का सच बता दिया तो शायद वो हमारा साथ दे सकता है। लेकिन ब्रैंडल को लग रहा था कि अगर उन्हें गिराड का सपोर्ट मिल भी गया तो भी जीतना मुश्किल है। तो लोवेल कहती है कि बस इसलिए तो मुझे वैन की हेल्प चाहिए। इधर वैन को भी यकीन होता है कि लोवेल अपने सारे हथकंडे
भी अपनाएगी, लेकिन मैं उन्हें कभी भी एम्पायर के खिलाफ वॉर में नहीं भेजूंगा। और इस बात का अंदाजा लोयल को भी हो चुका था और कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वैन हमें सोल्जर्स नहीं देगा, वो हमारे खिलाफ ही गिराड का यूज करना चाहेगा, लेकिन मैं उसका प्लान फेल करके रहूंगी। इसके बाद अब रात में वो सब डिनर पे होते हैं और वैन गिराड से दोस्ती करने के लिए उसकी भर की काफी सारी तारीफें कर रहा होता है, जिस पर वो बेवकूफ भी बड़ी जल्दी खुश हो गया। तो वैन कहता है कि अब आपको लोयल के साथ अपनी मैरिज अनाउंस कर देनी चाहिए। इस पर वो कहती है कि अभी नहीं, मैं खुद एम्पायर जाकर ये अनाउंस कर दूंगी। एक तरह से भाई यहाँ पर वैन गिराड को बढ़ा चढ़ाकर लोयल के मजे ले रहा था। इसी बीच वो वैन से पूछता है क्या तुम्हें स्वॉर्ड चलानी आती है, जो सुनिए बेवकूफ वैन को अनाड़ी समझ के उसे एक स्वॉर्ड बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके लिए लोयल भी एक्साइटेड होती है कि हाँ मुझे से मजा आएगा। वैन सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे एलेंगेटल के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, लेकिन मैं इस तरह अपनी बेइज्जती भी नहीं करवा सकता। इसलिए वैन मैच को एक ड्रॉ पर रोकने का डिसाइड करता है। अब इससे पहले कि दोनों के बीच फाइट शुरू होती, अचानक से गिराड का पैर फंस जाता है और पहला अटैक वैन पे करता है। पर जैसे ही वैन अब अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है, गिराड की स्वॉर्ड के साथ साथ वो भी नीचे गिर जाता है। लोयल परेशान हो रही होती है कि भाई इस पागल को जीतने के लिए आखिर किसने कहा था, जीता क्यों। अब तभी वैन अपने स्वॉर्ड को नीचे रखने के लिए झुकता है कि तभी गिराड फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है और वैन के झुकने की वजह से वो सीधा जाकर बालकनी से नीचे गिर जाता है। लेकिन भाई हंसने की बात नहीं है, मामला यहाँ पर सीरियस हो गया होता है, क्योंकि गिराड नीचे गिरने की वजह से मर चुका था, जो देख वैन काफी उदास हो जाता है क्योंकि अब बहुत बुरा होने वाला है। इधर भाई गिराड के फादर यानी कि एलेंगेटल के किंग को जब गिराड की मौत की खबर मिलती है तो यकीन ही नहीं कर पा रहा होता। असिस्टेंट बता रहा होता है कि हमारे सारे सोल्जर्स को नटरा के लोगों ने पकड़ लिया है, सिर्फ एक ही सोल्जर वहां से बच के आ सका और उसकी हालत भी बहुत बुरी है। किंग कहता है कि ठीक है, जब वो होश में आए तो उसे सारी जानकारी ले लेना। और जिस तरह से ये सब हुआ उसकी वजह से किंग को लग रहा था कि शायद उसके बेटे का मर्डर हुआ है, इसलिए अब इन लोगों के पास नटरा से वॉर करने का एक वैलिड रीजन आ चुका था। अब तभी उसके पास वैन का भेजा हुआ लेटर पहुंचता है जो उसने काफी पहले भेजा था। प्रिंसेस लोयल को रिबेलियन के बारे में सब कुछ पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने मौका देख के गिराड को रास्ते से हटवा दिया। तो इस तरफ यहाँ ब्रेंडल भी खतरे को भांपते हुए लोयल से कह रही होती है कि आपको वापस एम्पायर चले जाना चाहिए, यहाँ आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। जो सुन लोयल उसे गले ही लगा लेती है क्योंकि उसे पहले किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा और कहती है कि नहीं, मुझे एम्पायर की कोई गद्दी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने होमलैंड को बचाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इधर वैन बेचारा बैठा इस बात की पॉसिबिलिटी निकाल रहा होता है कि अगर किसी किंग का बेटा किसी दूसरे किंगडम में जाके मारा जाए तो फिर क्या होगा। निनिम कहते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, किंग इसे मर्डर मानेगा। तो वैन और परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो बस गिराड और लोयल को करीब लाना चाहता था, पर सब कुछ बिगड़ गया। एलेंगेटल अब उन पे कभी भी हमला कर सकता है। तभी एक गार्ड आके उन्हें बताता है कि प्रिंसेस आपसे मिलना चाहती है। वैन समझ जाता है कि जरूर लोयल इस मौके का फायदा उठाएगी, पर होता यहाँ पर कुछ और ही है। उल्टा वो वैन से कह देती है कि मैं सरेंडर कर रही हूँ, जो सुन वैन भी बहुत हैरान था। लोयल कहते हैं कि आप मैं एम्पायर नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ अपने एम्पायर को बचाना चाहती हूँ, तो क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे। अब वैन भी मान गया होता है, जिसके बाद वो सभी लोग अपना प्लान बनाना शुरू करते हैं। वैन बताता है कि एंजेटल के पास 4000 सोल्जर्स हैं, पर कोई कमांडर नहीं है और जो उन्हें लीड करेगा वो भी एक बेवकूफी है। तो लोयल कहते हैं कि हाँ, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वैन के लिए बड़ी प्रॉब्लम वॉर नहीं था, बजट था, क्योंकि उसके पास फिलहाल बस अपने 500 सोल्जर्स भेजने का ही बजट है, क्योंकि मॉडर्न के साथ हुई वॉर में उन्होंने पहले अपने काफी सारे सोल्जर्स खो दिए हैं। तो वैन कहते चिंता मत करो, जैसे पहले हम प्लान बनाया करते थे उसी तरह कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वैन सीधा गिराड के फादर यानी किंग से मिलने पहुंच जाता है। दरअसल वो यहाँ पर समझाने आया था कि हम कोई फाइट करना नहीं चाहते, हमें बस समझौता करना है। लेकिन भाई ऑब्वियस ही बात है कि किंग का खुद का एक बेटा मरा है, तो वो शांति से समझौता तो करेगा नहीं। वैन कहता है कि तुम्हारा बेटा तो ऑलरेडी मर चुका है, तो क्या तुम उसके चक्कर में और लोगों को मरवाना चाहते हो, हमें बैठकर एक बार बात कर लेनी चाहिए। इधर जब किंग के असिस्टेंट को ये बात पता लगती है कि वैन उनके किंगडम में आया है, तो वो पूछता है कि आखिर उसके साथ कितने लोग आए हैं। तो गार्ड कहता है कि बस 5, जो सुन उसे लगता है कि वैन से बदला लेने का ये अच्छा मौका है। इधर वैन किंग को बता रहा होता है कि प्रिंसेस को ऑलरेडी ही तुम्हारे रेबिलियन के प्लान के बारे में पता लग गया है, जो सुन वो घबरा जाता है। वैन कहता है कि देखो, अगर तुम्हें बचना है तो इस प्लान के सारे प्रूफ दे दो, हम एम्पायर को बता देंगे कि तुम्हारे बेटे ने रेबिलियन के साथ ही प्लान किया था और इस बीच तुम फंस गए। किंग समझ जाता है कि वैन उसके बेटे को फंसाना चाह रहा है, जिस पर वैन कहता है कि देखो, इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ही मर चुका है। तो किंग कहता है कि ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो अब वैन जब तक टाउन घूमने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन अचानक इसी बीच उसे काफी सारे लोग घेर लेते हैं। जो देख वो भी मामला समझ गया था और कहता है कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ किंग अपने बेटे ग्रेव के पास खड़ा कसम खा रहा होता है कि मैं उसे बदला लेकर रहूंगा, और बाहर आके सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि जाओ वैन को खत्म कर दो। इधर वो भी उन सभी से फाइट करने में लगा ही होता है, जहाँ उसे भी समझ में आ गया था किंग के असिस्टेंट आउल को पहले से पता लग गया था कि वो लोग इस रास्ते से ही आने वाले हैं। अचानक तभी आउल पीछे से अटैक करने आता है, पर वैन की इस तरह बच गया। वैन कहता है कि तुम शायद सेवेस्ट के स्पाई हो, जिसने किंग को रेबिलियन के ट्रैप में फंसाया है। जो सुन आउल हैरान होता है कि आखिर इसे सब कैसे पता। आउल को लग रहा था कि वैन इधर की लड़ाई में उलझ के रह जाएगा और उधर वो सारा प्रूफ डिस्ट्रॉय करवा देगा। इस पर वैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं इतना बेवकूफ हूँ जो सिर्फ कुछ लोगों के साथ यहाँ आऊंगा। तभी इधर फलाना के बॉडीगार्ड नानाकी को दिखाया जाता है, जो गार्ड्स को मारकर प्रूफ को बचा लेता है। वैन ने खतरे को पहले ही भांप लिया था, इसलिए वो उसे भी साथ लेकर आया। आउल डर के मारे भागने ही लगा कि तभी वैन उस पर कुनाई से अटैक करता है और कहता है कि इसमें काफी सारा पॉइजन था, जिससे वो काफी घबरा गया और मौके का फायदा उठाते हुए वैन उसका हाथ ही काट डालता है। जिस पर वो पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कब से ऐसे वेपन्स का यूज करने लगे, लेकिन असल में तो कुनाई में कोई पॉइजन था ही नहीं। एक तरह से भाई वैन ने यहाँ पर उसकी जान बख्श दी थी, इसलिए वो जैसे तैसे अपने साथियों को लेकर भाग जाता है। वैन कहते हैं जाने दो, हमें अभी बहुत जरूरी काम करने हैं। दूसरी तरफ किंग
अपने गार्ड्स के साथ वैन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जो देख वैन कहता है कि अब हम प्लान बी यूज करेंगे, और प्लान बी से उसका मतलब भागने का प्लान था। वैन के साथ साथ उससे गार्ड से भाग रहे होते हैं, जो देख किंग उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन सामने बॉर्डर पर नाटरा के सोल्जर्स ऑलरेडी मौजूद थे, जिन्हें वैन ने पहले ही तैनात कर दिया था। वैन ऑब्वियसली इस बात को जानता था कि अगर किंग उसके पीछे आएगा तो ज्यादा सोल्जर्स के साथ तो नहीं आएगा, और यहाँ हमारी पूरी आर्मी खड़ी होगी तो बड़े आराम से हमारे जाल में फंस जाएगा। तो निनिम कहती है कि नहीं, किंग को पकड़ना इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन वैन ने इस सिचुएशन के लिए भी एक और प्लान ऑलरेडी बना कर रखा था। तभी दिखाया जाता है कि किंग के पीछे से काफी सारे सोल्जर्स आ रहे होते हैं, जो कि असल में इंपीरियल सोल्जर्स थे। जो देख उसे लगता है कि शायद एम्पायर ने उसकी हेल्प करने के लिए आर्मी भेजी है, लेकिन असल में वो सभी सोल्जर्स प्रिंसेस के होते हैं। बटलर लुएल से कहता है कि आपको इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चुपचाप निकल भी सकते थे। इस पर लुएल कहती है कोई बात नहीं, अगर ये वैन का प्लान है तो सब कुछ सही होगा। इसके बाद किंग प्रिंसेस से मिलने के लिए कैंप में आता है, जहाँ पर वैन भी मौजूद था। वो समझ जाता है कि मुझे बचने के लिए कुछ तो करना ही होगा, और पूछता है कि अगर ये जगह एम्पायर की है तो आखिर नाटरा के सोल्जर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वैन का एम्बेसडर कहता है कि दोनों तरफ के सोल्जर्स समझौता करने के लिए आए हैं। असल में रेनिनिम का ही प्लान था। उसने एम्बेसडर को पहले कह दिया था कि मुझे किंग के खिलाफ दोनों तरफ की आर्मी का सपोर्ट चाहिए। किंग समझ जाता है कि वो बहुत ही बुरा फंस चुका है, और वैन से पूछता है कि क्या ये सब तुमने प्लान किया था। जिस पर वैन कहता है कि देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी हालत काफी खराब लग रही है। लोएल कहते हैं कि चलो आप सब कुछ सच बता ही दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद किंग इज्जत से रेबेलियन के बारे में सब कुछ सच बता देता है। जिसके आप कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोएल निनिम को शुक्रिया कर रही होती है और बताती है कि अब हमें वापस जाना होगा। तो निनिम पूछती है क्या तुम वैन के साथ क्या हुआ मैरिज प्रपोजल तोड़ दोगी। तो लोएल कहते हैं कि हाँ, एम्पायर की हालत को देखते हुए मेरे लिए यही करना सही होगा। लेकिन निनिम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि लोएल को वैन पसंद है, जिसमें वो काफी शर्मा गई और कहती है कि हाँ, मेरे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स तो है, लेकिन मैं उसे कभी बता नहीं पाई। कुछ देर बाद अब जब लोएल वैन के साथ बैठी होती है तो उसे कहता है कि अब सब कुछ सॉल्व हो गया, तो यहाँ से तुम सब कुछ मैनेज कर ही लोगी। लोएल पूछती है कि आखिर तुमने एंगेटल में जाकर इतना रिस्क क्यों लिया, तुम वहाँ अपना कोई स्पाई भेज सकते थे या फिर उन्हें टॉर्चर करके सच निकलवा सकते थे। तो वैन कहता है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि तुम आखिर क्या क्या कर सकती हो। जो सुन लोएल को अकेडमी कुछ बातें याद आने लगती हैं, जब वैन ने उसे कहा था कि अगर तुमने मुझे किसी तरह इन सब में घसीट लिया तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, और वैन ने भी वही किया, अपना वादा निभाया। और वहां से जाते वक्त वो निनिम और वैन के बारे में सोच रही होती है कि आखिर ये लोग कितने वक्त से साथ हैं। लोग निनिम को बुरा भला कहते हैं, उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, लेकिन वैन हमेशा से उसके साथ है, इसलिए वो चाहती थी कि वैन और निनिम हमेशा साथ रहें। अगले दिन दिखाया जाता है कि वैन और निनिम कार्विन की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि असल में उन्हें कार्विन के किंग ने इनवाइट भेजा है। पर वैन को वहां जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वहां उन्हें और भी ज्यादा मुसीबतें ही मिलेंगी। साथ ही वह निनिम ने स्पेशली वहां जाने के लिए अपने बाल काले कर लिए होते हैं, क्योंकि वहां के लोग फ्लैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वैन कहता है कि ये क्या किया, मुझे तुम्हारे व्हाइट बाल ज्यादा पसंद थे। इधर नाटरा में फ्लैन और उसके टीचर के बीच की बातों से पता लगता है कि असल में वैन को कार्विन में लेवेतन नाम के एक फेस्टिवल में इनवाइट मिला है, क्योंकि वो लोग नाटरा के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करना चाह रहे थे। पर निनिम उसे साफ वार्न कर देती है कि वहाँ तुम कुछ भी अपना उल्टा सीधा जीनियस दिमाग नहीं लगाओगे, तो वहाँ कुछ भी नहीं करोगे। इसी बीच गार्ड बताता है कि हम नाटरा के माइन के पास पहुंच चुके हैं। तो वैन अब यही माइन के पास बने अपने विला में रुककर उस माइनर से मिलता है, जो कि अभी वहाँ की देखभाल कर रहा है, जो बताता है कि हमने और भी माइनर्स को हायर करके अपने काम को बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया है। जो सुन वैन बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह, अब तो मेरी बल्ले बल्ले। पर फिर कहता है कि नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमारे सभी दुश्मनों की नजर सिर्फ इसी माइन पर है, तो वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। काश अगर हैगर्ड यहाँ होता तो मुझे अभी कोई टेंशन नहीं होती, वो सच में एक काबिल आदमी था। जिस पर सोल्जर पूछता है कि तो फिर उसने रिटायरमेंट क्यों लिया। तो वैन बताता है कि उसने ऑलरेडी बहुत सारी फाइट कर ली थी, जिसकी वजह से इस एज में उसकी बॉडी उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उसकी इज्जत रखते हुए उसे रिटायरमेंट दे दी, और अब वो शायद खेती बाड़ी करके सुकून से अपनी जिंदगी जी रहा होगा। दूसरी तरफ कुछ काले कपड़े में बैठे लोगों को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्पाई आईवी से कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या सच में नाटरा का प्रिंस भी उस फेस्टिवल में जा रहा है। जिस पर वो लोग फैसला करते हैं कि हमें अब इन रॉयल्स की कोई जरूरत नहीं, हमें इन सबको खत्म करके खुद की एक आर्मी बनानी चाहिए। इस पर इविस कहती है कि ठीक है, हमें इसके लिए नाटरा में ही अपना बेस बनाना होगा। और तभी इधर रास्ते में जंगलों के बीच ही कुछ असैसिन्स वैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देख उसे गार्ड उसे लड़ने में लग जाते हैं और उसे भागने के लिए कहते हैं। तो निनिम जल्दी से कैरेज को लेकर दूसरी तरफ भागने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में वो टूट जाता है, जो देख वो असैसिन्स काफी खुश होते हैं। तो निनिम कहती है कि मैं नहीं रोकती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। और वैन साफ मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग आकर उन असैसिन्स को दूर से ही मार देते हैं, जो असल में कार्विन के सोल्जर्स थे। तो वैन उन्हें अपना नाम बताते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रिंस से मिलना है, मुझे ले चलो। जिसके बाद उन्हें बेस पर ले जाया जाता है, जहाँ एक लड़की आते हुए कहती है कि आप ही नाटरा के प्रिंस हो क्या। बताते हैं कि प्रिंस की हालत बहुत खराब है, कार्विन के किंग ने उनका चेहरा जला दिया। जेनो वैन से पूछते कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे थे, और जैसे ही वैन उसे फेस्टिवल ऑफ स्पिरिट्स के बारे में बताता है जहाँ वो लोग जा रहे थे, तो जेनो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मरना होगा। लेकिन तभी भाई थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वैन और जेनो मस्त आराम से बात कर रहे होते हैं। पीछे बैठा गार्ड कह रहा होता है कि प्रिंस तो सच में जीनियस है, उन्हें हर मुश्किल
उसे मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलना आता है। असल में भाई कुछ देर पहले हुआ ये था कि जब ज़ेनो ने उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाई थी तो वैन ने उससे पूछा था कि आखिर तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा, जिस पर वो कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, पर इससे मैं तुम्हारे और कार्विन के बीच बनने वाले अलायंस को तोड़ सकती हूँ। वैन कहता है कि हो ही नहीं सकता, तुम सिर्फ 2000 सोल्जर्स के साथ 20,000 को कभी नहीं हरा सकती। मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदे का सौदा है, तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। तुम अपने कुछ सोल्जर्स को मेरे साथ कार्विन भेज दो ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर कार्विन के लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया। तो ज़ेनो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो कार्विन के लोग थे। तो वैन कहता है कि वही तो, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मुझे कुछ लोग चाहिए जिसके साथ मैं वहाँ जा सकूं। और तो और वहाँ होली लाइट्स भी होंगे, तो मैं उनसे बात करके उनसे भी हेल्प ले सकता हूँ। जो सुन ज़ेनो बात मान लेती है, पर फिर भी कहती है कि मैं तुम पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकती। तो वैन कहता है कि देखो, हम ट्रस्ट किसी पे तभी कर सकते हैं जब उसे तोड़ने का चांस बहुत ही ज्यादा हो। जिसके बाद वो सब लोग टेस्टोरिया पहुंच जाते हैं, जो कि असल में कार्विन का कैपिटल है। वो लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ वैन उन्हें अपना प्लान बताता है कि मैं सबसे पहले कार्विन के किंग से एक्लम के साथ मिलने जाऊंगा। हम बस 2 लोग वहाँ जाएंगे और निनिम को इधर सारी जानकारियां इकट्ठा करने का काम करना होगा। और वैन ज़ेनो को भी निनिम के साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद वैन और सर गार्ड एक्लम कार्विन के कमांडर के साथ किंग से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो पहले से पहुंचे, गार्ड अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। तो वैन रोकता है कि नहीं, अभी लड़ने का सही वक्त नहीं है, हमें यहाँ दिमाग से काम लेना होगा, जरा से भी गलती हमारी जान ले सकती है। वैन नोटिस करता है कि कमांडर के साथ वाले सोल्जर के हाथ पर चोट लगी थी, और क्योंकि जिसने कुछ समय पहले उन लोगों पर अटैक किया था उसके हाथ पर भी एक एरो लगा था, तो इसलिए वैन को शक होता है कि शायद ये वही सोल्जर है, पर फिलहाल उसके पास कोई प्रूफ नहीं। जिसके बाद अब दोनों किंग से मिलने पहुंचते हैं, जो वैन को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुम आ गए, मैं तुमसे काफी टाइम से मिलना चाहता था। वो वैन को एक प्राइवेट रूम में ले आता है और कहता है कि चलो हम यहाँ पर आराम से बैठ के बातें करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ ज़ेनो किसी आदमी को देखकर बहुत ही गुस्से में आ गई थी और उसे मारने के लिए हमला करने जा ही रही होती है कि तभी निनिम आके उसे रोक लेती है। निनिम कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किसे मारने जा रही थी। तो ज़ेनो बताती है कि हाँ, उस आदमी का नाम होलोनी है, उसने ही हमें धोखा दिया, जिसकी वजह से मार्डन कार्विन से हार गया था, इसलिए उसका मरना भी जरूरी है। तो निनिम शांति से उससे पूछती है कि क्या तुमने इस वॉर में अपने किसी फैमिली मेंबर को भी खोया है, जिस पर ज़ेनो बताते है कि हाँ, मेरी फैमिली भी उसी वॉर में मारी गई और इसके पीछे की वजह वही आदमी है। तो निनिम बताती है कि असल में होलोनी ने मार्डन को धोखा दिया था कार्विन का विश्वास जीतने के लिए, और भले ही ज़ेनो उसे भी मारना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वैन अभी उनके इलाके में है। अगर ज़ेनो ने कुछ भी किया तो वो मुसीबत में फंस सकता है, और वो भी ये बात मान ही लेती है। दूसरी तरफ यहाँ किंग वैन को एक हॉल में लेकर आता है जहाँ पर होली लाइट्स के काफी सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। यहाँ वो सभी को वैन के बारे में बताता है, पर वैन उन्हें देख के काफी हैरान था और सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे तो मेरा प्लान पूरा बिगड़ जाएगा। इसी बीच होली लाइट्स के एक मेंबर पूछती है कि नाटरा का प्रिंस आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो किंग बताता है कि मैंने प्रिंस वैन को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी होली लाइट्स के एक मेंबर बने। जो सुन वैन बहुत हैरान होता है और वापस आकर निनिम को ये सब बताते हुए काफी परेशान होता है कि ये किंग तो मुझे होली लाइट्स ज्वाइन करवाना चाहता है, पता नहीं मैं अब यहाँ से कैसे बचूंगा। निनिम भी हैरान थी और पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, होली लाइट्स के मेंबर सिर्फ वही बन सकता है जो उनके फाउंडर के ब्लड लाइन से जुड़ा हो। तो वैन बताता है कि हाँ, ऐसा ही है, नाटरा किंगडम असल में उसी ब्लड लाइन से जुड़ा है, जिसकी वजह से वो लोग अब मुझे अपना मेंबर बनाना चाहते हैं। निनिम पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम सच में ज्वाइन करने वाले हो। और भाई यहाँ वैन के हिसाब से देखा जाए तो उसके ज्वाइन करने पर उसे ही काफी फायदा होगा। उनका मेंबर बनने के बाद उसके पास काफी सारे कनेक्शंस होंगे, जिससे वो काफी सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है और डिसाइड करता है कल वो ज़ेनो को भी साथ ले जाएगा। जिसके बाद अब सुबह होते ही वो लोग सबसे पहले कैमिला से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि होली लाइट्स की एक मेंबर है। वैन बताता है कि होली लाइट्स के हर एक मेंबर का अपना एक अलग एजेंडा है। अगर हमें कार्विन और एम्पायर के बीच चल रही पॉलिटिक्स समझनी है तो हमें इन लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा, और यहीं से हमारा असली गेम शुरू होने वाला है। कुछ देर बाद वो लोग कैमिला के चर्च में पहुंचते हैं, जहाँ वो एक प्रीस्ट के तौर पर रहती है, और अगले सीन में ही वैन और ज़ेनो उसके सामने बैठे होते हैं, जहाँ कैमिला वैन से सीधा कह देती है कि तुम होली लाइट्स के मेंबर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। वैन के पूछने पर कैमिला कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मार्डन की आर्मी को हराकर वहाँ के लोगों को उनके बेकार किंग से आजादी दिलाई है। जो सुन वैन मनी मन सोचता है कि नहीं, ये सच नहीं है। कैमिला कहती है कि देखो, तुमने कार्विन के साथ मिलकर मार्डन को हराया, लेकिन मार्डन के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो सब के सब कार्विन का हिस्सा बन जाएं। जो मना करेगा उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और उनकी डेड बॉडीज पूरे एम्पायर में दिखाई जाएंगी, ताकि सबको यकीन हो सके कि मार्डन आजाद है, उनका बुरा वक्त खत्म हो चुका है। कैमिला ज़ेनो को थोड़ा परेशान देख उससे पूछते है कि तुम ठीक तो हो ना। तो कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैन बस उसकी बातें सुनकर बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। कैमिला आउल से पूछती है कि तो तुम्हें क्या लगता है, सब कुछ सही रहेगा? हाँ, अगर कोई चालबाजी नहीं की तो सब कुछ सही होना चाहिए। असल में आउल वही है जिसने कुछ दिनों पहले वैन पर अटैक किया था, जो होली एलिट्स का स्पाई है। दूसरी तरफ हमें निनिम को दिखाया जाता है, जो कि कार्विन के कमांडर और होलोनी पर नजर रखे हुए थी, जिससे उसे ये पता लगता है कि उन दोनों ने मिलकर वैन को मारने का प्लान बनाया है। जो सुन वो भी बहुत हैरान होती है। वहीं इधर आउल कैमिला से पूछते हैं कि क्या आप सच में प्रिंस वैन को होली लाइट्स का मेंबर बनाना चाहती हैं? हाँ, क्यों नहीं, वो मार्डन को पूरी तरह से खत्म करने में हमारी काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन आउल का मानना था कि वैन जरूर कोई धोखेबाजी करेगा और उनके लिए ही खतरा बनेगा। तो कैमिला कहती है कि नहीं, फिक्र छोड़ दो, अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इधर सीना वापस नाटरा में आता है, जहाँ फ्लान ने अपने टीचर से पूछ रही होती है कि आखिर कार्विन कैसा किंगडम है, जिस पर वो बताता है कि कार्विन अपने ब्लड लाइन को लेकर बहुत ही सीरियस है। वहाँ की कास्ट सिस्टम को इतनी अहमियत दी जाती है कि अगर वहाँ कोई नीची कास्ट का हुआ तो उसे हमेशा एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ
यहाँ तक कि बहुत से स्लेव्स को तो मार भी दिया जाता है। तो इस तरफ यहाँ निनिम वैन को सब बता देती है कि कैसे कमांडर और होलिनी मिलकर तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। तो वैन बताता है कि मैंने भी होली लाइट्स के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। असल में कार्विन ने मार्डन के खिलाफ वॉर में हमारी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि उन्हें मार्डन का गोल्ड मैन चाहिए था, और क्योंकि यहाँ का किंग खुद वॉर करना नहीं चाहता था इसलिए उसने होली लाइट्स का सहारा लिया, और साथ ही उन्हें भी अपना इसमें फायदा दिखा इसलिए उन्होंने किंग का साथ दिया। लेकिन जब हम सभी ने मार्डन को हराकर उनके माइंड पर कब्जा कर लिया तो कार्विन की किंग को टेंशन होने लगी कि उसे वो सोना अब मिल भी पाएगा या नहीं, और सिर्फ इसी वजह से ही उसने वैन को होली लाइट्स का मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया ताकि वो उनका एहसान माने और उन्हें भी गोल्ड मैन का हिस्सा दे। मतलब भाई यहाँ पर जो भी छोटी से छोटी चीज हो रही है वो भी किसी न किसी का प्लान ही है। इसी बीच ज़ेनो रूम में आते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ किंग से मिलने चलूंगी। तो वैन मना करता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें किंग को मारने नहीं दे सकता। जिस पर वो मना करती है कि नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहती, बस उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन वैन बिना किसी वजह के उसे ले नहीं जा सकता था और कहता है कि फिलहाल मैं तुम्हारी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। भूल गया क्या, तुमने ही तो कहा था ट्रस्ट की वैल्यू तभी होती है जब उसके टूटने के चांस सबसे ज्यादा हो। जो सुन वैन उसे कुछ देर तक देखता है और मान जाता है। जिसके बाद अगली सुबह होते ही वो दोनों ही किंग से मिलने पहुंचते हैं, जहां आपसी बातचीत के बीच किंग वैन को अपने मिनिस्टर होलोनी से मिलवाता है और उसकी काफी तारीफें करता है। जोसुन वैन समझ जाता है कि ये किंग अपनी ब्लड लाइन को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, शायद इसलिए इसे अब बाहर के लोगों से हेल्प लेनी पड़ रही है। किंग पूछता है कि वैसे तुमने होली लाइट्स के मेंबर से बात तो कर ली है ना? हाँ, मैंने बात तो कर ली है और मेंबर बनने के लिए हाँ भी कर दिया है, लेकिन मुझे अभी उनकी कुछ कंडीशंस पूरी करनी होगी। और वैसी थोड़ी बहुत बातचीत के बीच किंग को वैन इतना पसंद आ जाता है कि वो कहता है कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी सिर्फ तुमसे ही कराता। तो वैन पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपकी तो एक बेटी थी ना? जिस पर किंग कहता है कि नहीं, वो मेरी असली बेटी नहीं थी क्योंकि वो मेरे ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करती थी, इसलिए मैंने अपनी वाइफ और बेटी दोनों को ही मार दिया। वैन भी समझ जाता है कि भाई जो इंसान अपनी बेटी और बीवी का नहीं हुआ वो इस समाज का क्या होगा। वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? योसन वैन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, जरूर ये मुझसे गोल्ड मैन के बारे में पूछेगा, इसके लिए मैं साफ मना कर दूंगा। पर तभी वो कहता है कि असल में मुझे नाटरा के कुछ फ्लैम लोग चाहिए। वैन पूछता है लेकिन क्यों, आप उन लोगों का क्या करोगे? इस पर वो जवाब देता है कि मैं उन सबको मार दूंगा और उन्हें जंगलों में भगाकर उनका शिकार करूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास भी एक फ्लैम है, मुझे वो भी चाहिए। ये सब सुनकर भाई वैन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो चुका था, लेकिन फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं समझ गया मुझे क्या करना है। जो देख किंग को लगा कि शायद वैन मान गया, लेकिन अगले ही पल वैन उठकर एकदम से उस पर अटैक कर देता है। किंग कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, भूल गया कि मैं होली लाइट्स का एक मेंबर हूँ। लेकिन अगले ही पल वैन बिना कुछ सोचे उसे जान से मार देता है। रकलम अंदर आके देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं जब तक बाहरी गार्ड्स को रोकता हूँ। वैन ज़ेनो से पूछता है तो तुम्हें इससे बदला लेना था ना, इसके साथ तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। और अगले ही पल ज़ेनो होलोनी को भी जान से मार देती है। जिसके बाद शाम होते ही वैन निनिम को लेकर कार्विन से निकल जाता है। तो निनिम कहती है कि तो हमारे प्लान में नहीं था, किंग तो होली लाइट्स का एक मेंबर था, तो तुमने भला उसे क्यों मारा? इस पर वैन बात घुमाते हुए कहता है कि सब छोड़ो, पहले हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है। और भाई वैन निकलने से पहले कार्विन को बर्बाद करने का सारा प्लान बनाकर निकला था, इसलिए फिलहाल कोई भी उन लोगों के पीछे नहीं आने वाला। और तभी कार्विन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरे पैलेस में आग लग गई होती है और साथ ही हर जगह ये अफवाह फैल गई होती है कि होली लाइट्स के मेंबर्स में से किसी एक ने किंग को मार डाला। जो इस तरफ आउल कैमिलिया से पूछ रहा होता है कि क्या वैन को इस तरह जाने देना सही रहेगा, तो वो कहते हैं कि हाँ, हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, हमारे एक मेंबर ने ही किंग को मार डाला, जिससे अब कार्विन काफी कमजोर हो चुका है। मैं ये सब देखकर खुश तो बहुत हूँ, पर मैं भी इसका हिस्सा नहीं बन सकती। इसी बीच इधर निनिम को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि नाटरा के सभी सोल्जर्स वैन के खिलाफ हो चुके हैं और इसलिए उनके लिए अब सारे बॉर्डर्स भी बंद हो चुके हैं। जो सुन वैन कहता है कि हाँ, ये तो होना ही था। कमांडर हैगर के जाने के बाद सबको ऐसा लगने लगा है कि वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। रकलम आके बताता है कि पहाड़ों का रास्ता कुछ चट्टान गिरने की वजह से बंद हो चुका है और उसे ठीक होने में करीब 10 दिन लगेंगे। इस पर वैन कहता है कि नहीं, हम वक्त नहीं गवा सकते, हमें तुरंत ही नाटरा के लिए निकलना होगा। और निनिम से कहता है कि मुझे ज़ेनो से कुछ जरूरी बात करनी है, तो तुम उसे लेकर आओ। अगले दिन कार्विन का कमांडर लेबर्ट अपने सोल्जर्स के साथ जंगल में वैन को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूरी पर ही उन रास्ते में काफी सारा सामान मिलता है क्योंकि वैन और बाकियों ने यहीं पर रात गुजारी थी। जो देख उसे यकीन हो गया कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें उसका पीछा करना चाहिए। अब उसी रास्ते पर जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उन सभी को एक आर्मी दिखती है। जो देख लेबर्ट भी सोचे पड़ गया कि आखिर किस किंगडम की आर्मी है, क्योंकि फिलहाल उनके पास कोई झंडा नहीं था। लेकिन इसी बीच उनके पीछे से एक और आर्मी आ जाती है, मतलब वो लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। तो लेबर्ट सभी से कहता है कि रुको मत, हमें लड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ आइविस एक पेड़ पे खड़ी कह रही होती है कि प्रिंस वैन तो हमारे जाल में फंस ही गया। ये ट्रैप असल में बिछाया गया था वैन के लिए, इसलिए आइविस को ऐसा लग रहा होता है कि वैन उसमें फंस चुका है। पर भाई वो तो आराम से खड़े सब देख रहे होते हैं। पर फिलहाल वैन के अलावा यहाँ पर किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वैन बताता है कि ये सब नाटरा के रेबिलियंस हैं जो हमारे लिए बॉर्डर्स को ब्लॉक करके बैठे थे, इसलिए मैंने भी चालाकी से काम लेते हुए कार्विन को इस ट्रैप में फंसा दिया। निनिम कहती है कि अब तो रास्ता साफ है, हमें निकल जाना चाहिए। इस पर वैन मना कर देता है कि नहीं, हम इन रेबिलियंस को खत्म करे बिना नहीं जाएंगे। लेकिन इतने कम सोल्जर्स के साथ तो ये बहुत ही मुश्किल है, हम इन्हें हराएंगे कैसे? निनिम ये बोल
ही रही होती है कि तभी दूसरी तरफ से कमांडर हैगर अपनी आर्मी के साथ तेजी से आ रहा होता है। जो देखो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि हैगर तो रिटायर हो चुका था। असल में भाई बात यह है कि वैन को अच्छे से पता था कि हैगर के रिटायर होने की खबर सुनकर उनके सारे दुश्मन बाहर आ जाएंगे, इसलिए उसने झूठ मूठ की एक खबर या फिर कह लो अफवाह फैलाई। और जैसा उसने सोचा था, हैगर सभी रेबेलियंस को मारने के साथ साथ कार्विन की आर्मी को भी खत्म कर देता है, यहाँ तक कि लेवर्ट को भी मार देता है। कुछ समय बाद अब जब वैन वापस नाटरा आकर अपने काम में बिजी होता है कि तभी मार्डन का प्रिंस उससे मिलने आता है। लेकिन जब वो वैन के सामने आकर अपना चेहरा दिखाता है तो उसे पता लगता है कि मार्डन का कोई प्रिंस है ही नहीं, ये तो एक प्रिंसेस है जिसका नाम है जेनोविया। वॉर की वजह से रॉयल फैमिली में अब सिर्फ वही बची है। उसने अपनी पहचान छुपाकर मार्डन के लोगों में हौसला देकर अपनी आर्मी को वापस खड़ा किया ताकि किंगडम को बचा सके। जेनोविया बताती है कि मेरे फादर हमेशा से ही मुझसे नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे सालों पहले ही पैलेस से दूर भेज दिया था, जिसकी वजह से मैं वॉर में बच गई। दूसरी तरफ यहाँ कैमिलिया को जानकारी मिलती है कि मार्डन की बची हुई आर्मी अब नाटरा का साथ दे रही है। आइविस खुद को ही दोष देते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसके प्लान को ढंग से नहीं समझा। इस पर कैमिलिया कहते हैं कि अब ये सब छोड़ो, हमें शुरू से अब एक नया प्लान बनाना होगा और इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ कैमिलिया वैन के पास खड़ी उससे कहती है क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? तो वैन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो बोलो। वैन को लग रहा था कैमिलिया मार्डन को अब उसके हवाले करने वाली है। अरे वाह क्या बात है, अब मार्डन पर भी मेरा ही राज होगा। लेकिन असल में तो भाई कैमिलिया उससे कुछ और ही फेवर मांगती है। वो चाहते थे कि नाटरा मार्डन को अपना वेसल स्टेट बना ले। वेसल स्टेट का मतलब ये है कि मार्डन पूरी तरह से वैन के अंडर नहीं रहेगा, बस वैन और कैमिलिया एक साथ जुड़ जाएंगे और वैन को ही मार्डन की सारी देखभाल करनी होगी। यानी कि एक तरह से कैमिलिया का ही फायदा है, उसे अपनी राजगद्दी भी नहीं खोनी पड़ेगी और वैन का साथ भी मिल जाएगा। जो सुन बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो उल्टा और यहाँ फंस गया। सोल्जर बातें कर रहे होते हैं जिसने हम पे अटैक किया, आज हम उसी के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा कुछ तो पिछले 200 सालों में पहली बार हो रहा है। लेकिन भाई वैन इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि अब उसकी शांति भंग होने वाली है। दूसरी तरफ इधर लोएल अपने मेयर के साथ बैठी एम्पायर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने का डिसाइड करती है ताकि इस चीज का डिसीजन लिया जा सके कि वो और उसके 3 भाइयों में से कौन किंग की गद्दी पे बैठेगा। और इस पॉलिटिकल समिट में नाटरा किंगडम भी शामिल होगा। पर अब इतना ज्यादा एम्पायर के मामले में घुसने की वजह से बेचारी खुद भी काफी परेशान हो गई होती है। पता नहीं कब तक मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा, मुझे और नहीं करना। तभी ब्रैंडल बताती है कि वैसे नाटरा किंगडम से गेस्ट आ चुके हैं। जो सुन लोएल काफी खुश होकर उनका वेलकम करने आती है, पर अपने सामने एकदम से फ्लैनिया को देख काफी हैरान होती है क्योंकि असल में यार वैन खुद नहीं आया, उसने अपनी जगह फ्लैनिया को भेज दिया। और इसलिए भाई वो इधर नाटरा में काफी परेशान भी होता है क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि फ्लैनिया सब कुछ संभाल पाएगी। हालांकि उसने निनिम और अनाकी को साथ भेजा तो है, पर फिर भी उसे डर है। असल में वैन एम्पायर में इसलिए नहीं गया क्योंकि जब उसने नाटरा के सारे मिनिस्टर्स के साथ बैठ के मीटिंग करी थी तो उसे अच्छे समझ में आ गया था कि अगर वो इस हालात में किंगडम को छोड़ के यहाँ से गया तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो फिलहाल उसका ना जाना ही ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी दिक्कत थी कि वो लोग एम्पायर से आए इन्विटेशन को मना भी नहीं कर सकते थे। तो फ्लैनिया कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं ही आपकी जगह नाटरा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चली जाऊंगी, फिलहाल यही सही होगा। और भाई वैन के पास भी इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसे भी यह डिसीजन मानना ही पड़ता है। जिसके बाद अगली शाम जब फ्लैनिया और निनिम एम्पायर की तरफ जा रहे होते हैं तो निनिम उसे वहाँ के हालातों के बारे में समझा रही होती है कि असल में लोएल और उसके तीनों भाई आपस में ही गद्दी के लिए लड़ रहे हैं और लोएल ने हमें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि वो हमारा सपोर्ट चाहती है, साथ ही क्योंकि उसने रेबिलियंस के प्लान को नाकाम कर दिया, इसलिए काफी सारे किंगडम ऑलरेडी उसके सपोर्ट में आ चुके हैं। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि लोएल की आर्मी उसके भाइयों की आर्मी से कम है, इसलिए अगर किसी ने चाह के उसे गिराने की भी कोशिश की तो वो खुद ही विलन बन जाएगा क्योंकि लोएल अभी सबकी नजरों में काफी कमजोर है। कुछ देर बाद अब पैलेस में लोएल फ्लैनिया को अपने सभी भाइयों से मिला रही होती है, जहाँ वो लोएल के सबसे छोटे भाई मेलफ्रेड से भी मिलती है। भले ही वो उम्र में है उन सबसे छोटा, लेकिन असल में उसने काफी सारे किंगडम्स को ऑलरेडी अपने सपोर्ट में कर लिया था क्योंकि उसने सबको अपनी जुबान दे रखी है कि अगर वो उसका सपोर्ट करेंगे तो वो आगे चल के उनका ही प्रॉफिट करेगा। जिसके बाद फ्लैनिया बारलोग से मिलती है, जिसके बारे में वैन ने उसे ऑलरेडी बता रखा है कि इसे बचपन से एक वॉरियर की तरह ट्रीट किया गया, इसलिए वो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आता है थर्ड प्रिंस डेमेट्रो। वैन ने इसके बारे में भी फ्लैनिया को ऑलरेडी बताया था कि इन तीनों में सबसे बड़ा है, लेकिन ये भी मलाड की तरह बेवकूफ है। मेलफ्रेड कहता है क्या यार, मुझे तो नाटरा का प्रिंस यानी तुम्हारे भाई से मिलना था, पर यहाँ तो तुम जैसी छोटी बच्ची आ गई। असल में यार इधर मेलफ्रेड और डेमेट्रो नाटरा के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो फ्लैनिया से थोड़ी बातें करना चाह रहे थे, पर वो मना कर देती है कि फिलहाल मुझे प्रिंसेस लोएल से बात करनी है। फ्लैनिया को अब टेंशन हो रही होती है कहीं यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ गलत न कर दूं, अगर मैंने कुछ गलत फैसले ले लिए तो वैन को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो निनिम उसे अच्छे समझाती है और अनाकी से कहते हैं फिलहाल तुम इसका ध्यान रखो, और खुद लोएल से मिलने चली जाती है। निनिम पूछती है क्या तुम अब बताना चाहोगे कि तुम्हारा असली मकसद क्या है हमें यहाँ बुलाने का? लोएल कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अब भी तुम लोग का सपोर्ट चाहिए। जिस पर निनिम कहते हैं कि भूल जाओ, वैन ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है कि नाटरा किंगडम न्यूट्रल रहेगा, वो किसी की भी साइड नहीं लेगा। निनिम भाई बस यहाँ लोएल को चिढ़ाने के लिए सब कह रही होती है। जिसके अब कुछ समय बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ लोएल एक कमरे की तरफ जाती है जहाँ उसके तीनों भाई बैठे थे और वो लोग पूरी तरह से रेडी थे अपनी फाइनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। अब इसके बाद अगली सुबह होते ही एम्पायर का मेयर फ्लैनिया और निनिम को एम्पायर के असेंबली बिल्डिंग में लेकर आता है, जो कि भाई एक तरह से पार्लियामेंट की तरह ही है, जहाँ एम्पायर के हर एक रीजन से रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में पानी की प्रॉब्लम्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फ्लैनिया जब मेयर से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है तो वो बताता है कि यहाँ पर
पर सभी मर्चेंट्स आकर एम्पायर की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पॉलिसी इन्हें सही नहीं लगती तो यहाँ आकर सबसे मशवरे लेकर खुद उन डिसीजंस को बदलते हैं। बाद में अब जब फ्लानिया सो रही होती है तो निनिम नानाकी से कहती है कि फ्लानिया कल भी असेंबली जाना चाहती है तो कल तुम उसके साथ रहोगी। लेकिन इससे कुछ देर बाद जब फ्लानिया उठकर बाहर निकलती है तो उसे लोहल मिलती है, जो फ्लानिया को बता रही थी कि मेरे पास इस पॉलिटिकल समिट की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो मेरी डील एक्सेप्ट करनी होगी। जो सुनते निनिम उसका हाथ मोड़ने लगती है कि मैंने कहा था ना चालाकी करने की कोशिश मत करना, तुम उसे इस तरह बहका नहीं सकती। इन लोगों की अनुमान चली रही होती है कि तभी एक मेड आकर बताती है कि प्रिंस डोमेट्रियो प्रिंसेस लोएल और फ्लानिया से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद डोमेट्रियो आकर लोएल से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस फ्लानिया से मिलने आई थी। और जब वो लोग डोमेट्रियो से उसके फ्लानिया से मिलने का रीजन पूछते हैं तो वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस एक प्रपोजल लेके आया हूँ, मिस फ्लानिया से शादी करने का प्रपोजल। जो सुनकर सब हैरान होते हैं कि अब इसकी ये क्या चाल है। फ्लानिया जब उसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि अभी हालातों को देखते हुए मैं नेटरा और एम्पायर के बीच एक मजबूत अलायंस बनाना चाहता हूँ और उस काम के लिए ये प्रपोजल सबसे बेस्ट रहेगा। लोएल कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे, तुम्हें थोड़ा सोच लेना चाहिए। डोमेट्रियो कहता है कि देखो मैंने पहले ही सोच लिया, इसमें हम दोनों ही नेशंस का फायदा है, तो फ्लानिया तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। डोमेट्रियो मनी मन खुश हो रहा होता है कि अब तो ये मेरे जाल में फंसी जाएगी, अब इसका बड़ा भाई वैन यहाँ नहीं है, तो अगर फ्लानिया ने हाँ कर दिया तो नेटरा पूरी तरह से उसे कंट्रोल में आ जाएगा। डोमेट्रियो भाई यहाँ पर फ्लानिया पर काफी दबाव बना रहा होता है, लेकिन वो फिर भी बड़े शांति से जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे पहले अपनी फैमिली से पूछना पड़ेगा। जो सुन डोमेट्रियो बड़ा गुस्सा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की, मैं तुम लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। वो सब बोल ही रहा होता है, ये एकदम से वैन अंदर आ जाता है। जो देख डोमेट्रियो काफी हैरान होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। असल में भाई वैन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से अपने बचे कुछ काम निपटाकर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ वापस आ गया। वैन जब निनिम से यहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है तो वो एक पेपर पे लिखकर बता देती है कि डोमेट्रियो फ्लानिया से शादी करना चाहता है, जिस पर वैन भी थोड़ा हैरान होता है कि आखिर इसने इस फैसले के बारे में क्यों सोचा। डोमेट्रियो पूछता है कि आखिर तुम क्या सोचते हो इस बारे में, तो वैन कहता है कि हाँ मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इस मैरिज से हम दोनों ही नेशंस एक साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम दोनों ही नेशंस के बीच में 2 शादियां होंगी। डोमेट्रियो थोड़ा हैरान था कि 2 शादियों से इसका क्या मतलब है, तो वैन बताता है कि असल में लोएल ने काफी पहले डिसाइड कर लिया मुझसे शादी करने का। लोएल कहते हैं कि हाँ ये सही है, प्रिंस वैन सच में बहुत अच्छे हैं और हमें अपनी अलायंस भी तो मजबूत करनी है। डोमेट्रियो जब उसे शादी के लिए मना करता है तो लोएल कहते हैं कि अभी राजगद्दी पे कोई नहीं बैठा, तो हम लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तुम भी तो वही कर रहे हो। पर तभी निनिम उन्हें याद दिलाती है कि नाटरा फैमिली में एक ही जगह 2 शादियां नहीं हो सकती। तो वैन डोमेट्रियो से कहता है कि ठीक है हम इसके बारे में कल बात करेंगे। उसके जाने के बाद फ्लानिया खुश होते हुए कहते हैं कि आप सही टाइम पे आ गए, जिस पर वैन कहता है चिंता मत करो, मैं उसके प्रपोजल को मना कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम इससे खुश नहीं हो। अब सभी के रूम से जाने के बाद वैन निनिम को बता रहा होता है कि मैंने फिलहाल अपने सारे काम नाटरा में खत्म कर लिए हैं, पर मुझे अब भी चिंता है कि वो लोग आखिर वहाँ सब कुछ संभाल ही पाएंगे या नहीं। और ये कहते हुए उसे एकदम से चक्कर आने लगे, क्योंकि असल में वो काम के प्रेशर के चक्कर में पिछले 3 दिनों से सोया ही नहीं है। निनिम यहाँ वैन को एक लेटर देते हुए बताती है कि लोएल तुमसे कुछ बात करना चाहती है। जो सुन वैन जब लोएल के पास गया तो वो कहती है कि तुम भी तो जानते हो ये फिलहाल मैं क्या चाहती हूँ। तो वैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम चाहती हो कि तुम्हारे तीनों भाई बिना लड़े आपस से बात करके तसल्ली से फैसला कर लें कि अगला किंग कौन बनेगा। साथ ही वैन लोएल को ये भी क्लियर कर देता है कि तुम्हारा अभी राजगद्दी बैठना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिन स्ट्रॉन्ग नेशंस का सपोर्ट उसके भाइयों के पास है वो लोएल के पास नहीं, तो चाह के भी सबके बीच उन्हें इंप्रेस नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वो लोग तो उसे राजगद्दी का कैंडिडेट भी नहीं मानते। तो फिलहाल ये चीज उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन वैन कहता है कि देखो तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए, अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तो ही तुम्हारे साथ ही। अब भाई वैन एम्पायर में आ चुका है तो ये बात बहुत ही जल्दी फैल जाएगी, इसलिए वो जल्दी निकलना चाहता था इससे पहले कि मामला और बिगड़े। और सही में भाई ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। मेलफ्रेड का सर्वेंट उसे बता रहा होता है कि वैन एम्पायर में आ चुका है, यहाँ तक कि वैन और डोमेट्रियो के बीच में कुछ डील भी हुई है। मेलफ्रेड भाई यहाँ बैठा वैन के रिकॉर्ड्स को देख रहा था और कह रहा होता है कि सच में वो एक जीनियस है, वो इतना स्मार्ट था कि एम्पायर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेडमी के सभी रिकॉर्ड से उसका नाम ही हटा दिया। असल में भाई यहाँ पर मेलफ्रेड का प्लान था वैन को रास्ते से हटाना, क्योंकि वो नाटरा किंग है, इसलिए वो कभी उसके रास्ते में आ सकता है। तो वो प्लान करता है कि जब वो डोमेट्रियो से अगली बार मिलने जाएगा तो उसे रास्ते में ही खत्म कर देंगे। जिसके बाद अब सीधा अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निनिम वैन के लिए काफी परेशान हो रही होती है, क्योंकि वो अकेले ही डोमेट्रियो से मिलने जा रहा है। पर वैन को भाई सभी कोई फिक्र ही नहीं होती और पूछता है कि वैसे फ्लानिया कहाँ है। असल में भाई फ्लानिया इधर नानाकी के साथ असेंबली में मौजूद थी, क्योंकि उसे इन मर्चेंट्स के बीच हो रहे डिबेट में काफी इंटरेस्ट आ गया होता है। इधर अब कुछ घंटों बाद जब वैन डोमेट्रियो से मिलने आता है तो मेड उन्हें चाय ला कर देती है। तो वैन उसी मेड से कहता है कि नहीं, पहले इस चाय को तुम खुद पियो। डोमेट्रियो कहता है कि यार तुम कितना डरपोक हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने इस चाय में जहर मिलाया तुम्हें मारने के लिए, और खुद ही वो चाय पीकर दिखा देता है। और वैन को सुनाने लगता है कि तुम कितना डरपोक हो, पता नहीं नाटरा की किंग तुम कैसे बन गए। लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलने लगा और वहीं पर गिर जाता है। जो देख वैन निनिम को रोक देता है कि नहीं रुक जाओ, वो लोग हमें पकड़ने के लिए आते ही होंगे। और यहीं पर एम्पायर का सारा शक वैन के ऊपर आ गया, इसलिए उसे काफी दिनों तक कस्टडी में भी रखा गया जब तक कि वो इनोसेंट प्रूव नहीं हुआ। हालांकि उस पॉइजन के बावजूद भी डोमेट्रियो जिंदा बच गया। लेकिन बारलॉक और मेलफ्रेड दोनों ने पूरे एम्पायर में यह अफवाह फैला दी कि जिस इंसान ने डोमेट्रियो को मारने की कोशिश की वो मिल स्टार सिटी से बिलोंग करता है, जहाँ वैन और डोमेट्रियो की मीटिंग हुई थी। एम्पायर की कस्टडी से छूटने के बाद वैन ये सब बातें निनिम को बताते हुए कहता है कि बारलॉक और मेलफ्रेड ने मिल स्टार सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है और ऐसा लगता है कि अब वो जल्दी वहाँ रेड भी करेंगे ताकि उस इंसान का पता लगा सके जिसने डोमेट्रियो को जहर देकर मारने की कोशिश की। इसी बीच
बीच एक गार्ड आकर उन्हें बताता है कि लेविथिया की पूरी आर्मी एम्पायर पर अटैक करने के लिए आ रही है, जिससे वैन बहुत हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। असल में भाई लेविथिया को एम्पायर के खिलाफ भड़काने का प्लान आइविस और कैमिलिया का ही था, जो इस चीज से बहुत खुश भी होते हैं। वैन भी परेशान होता है कि आखिर कैमिलिया करना क्या चाहती है। यहाँ ये तीनों प्रिंस आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर से ही इसने लेविथिया से एम्पायर पर अटैक करवा दिया। वैन कहता है कि मैंने काफी पहले सुना था लेविथिया की आर्मी ऑलमोस्ट एम्पायर जितनी बड़ी है, अगर सच में वो यहाँ अटैक करने वाले हैं तो हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। वैन ये सब सोच के परेशान हो ही रहा होता है कि एकदम से चकरा कर गिर जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो काफी दिन से सोया नहीं था, तो उसकी हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी है। अगली सुबह फ्लैन वैन को देख सोच रही होती है कि फिलहाल ये इस हालत में नहीं कि कुछ कर सके, इसलिए सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। और उसके बाद वो सीधा एम्पायर की असेंबली में आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग लेविथिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। जहाँ कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें लेविथिया को सपोर्ट करना चाहिए और कुछ का नहीं। तो फ्लैन आकर सभी को समझाती है कि फिलहाल इस वक्त हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम लोग अभी एक साथ नहीं हुए तो एम्पायर के हारने के साथ साथ यहाँ के काफी सारे लोग भी मारे जाएंगे। और यहाँ फ्लैन इसी तरह काफी देर तक एक बहुत ही लंबी स्पीच देती है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद वैन को भी होश आ ही गया था, जो देखने नेम खुश होते हुए उसे गले लगा लेती है और कहते कि नहीं, तुम्हें अभी इतना काम करने की जरूरत नहीं। अपनी स्पीच खत्म करने कुछ देर बाद फ्लैन भी वैन से मिलने आती है, जिसे देख वैन बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे पता है तुम ये कर लोगी, ये काम अब तुम्हारे ऊपर है। असल में वैन चाहता था कि फ्लैन मेलिस्टार सिटी के लोगों को मोटिवेट करे उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए, इससे पहले कि लेविथियन आर्मी उन पर अटैक करे। और फ्लैन भी ठीक ऐसा ही करते हुए उन सभी सिटीजन को समझाती है कि उनका यहाँ से निकलना कितना जरूरी है। अगर अभी वो लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यहाँ के लोग भी मारे जा सकते हैं। और ऐसे ही अपनी मोटिवेशनल स्पीच देकर सही में भाई फ्लैन ने सभी सिटीजन को मेलिस्टार सिटी से बाहर निकलने के लिए मना लिया था, जो देख कैमिलिया भी हैरान थी कि आखिर अब हम इतने सारे लोगों को कैसे संभालेंगे। कैमिलिया एम्पायर पर हमला करके मेलिस्टार सिटी के लोगों को बचाना चाहती थी, ताकि एम्पायर उस पर अपना हक न जता सके। और अब क्योंकि वहाँ के सारे सिटीजन खुद ही शहर से बाहर आ चुके हैं, तो कैमिलिया भी थोड़ी परेशान होती है कि वो इन सभी लोगों को रहने की जगह कैसे देगी, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। लेकिन इसी बीच उनके पीछे से वैन आ जाते हैं, जो पूछता है कि क्या तुम लोगों को मेरी कुछ हेल्प चाहिए। और इसके अगले सीन में वैन कैमिलिया और किंग ग्रूवी के साथ बैठा होता है, जो कि लेविथियन की आर्मी को लीड कर रहा है। वो लोग वैन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही मेलिस्टार सिटी के सारे सिटीजन अब सेफ हैं। यहाँ पर वैन मेलिस्टार सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनके मेयर के साथ आया होता है और कैमिलिया की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। वैन पूछता है कि वैसे तुम लोगों के आगे के प्लान क्या है। तो कैमिलिया बताती है कि हम लोग सबसे पहले एम्पायर से प्रिंसेस लुएल को बाहर निकालने वाले हैं और फिर पूरे एम्पायर पर अपना कब्जा करने वाले हैं। जिस पर वैन कहता है कि देखो, मैं लेविथियन आर्मी को और परेशान नहीं करना चाहता, हमें बस मेलिस्टार सिटी अपने हाथों में वापस चाहिए। साथ ही वैन ये भी कहता है कि वो लेविथियन आर्मी से वेपन्स और आर्मर्स को भी खरीदने के लिए तैयार है, वो भी 3 गुना ज्यादा दामों में। जिसके बाद अगर मेलिस्टार सिटी उनके हाथों में वापस आ गई तो वहाँ का मेयर सिटी के अंदर ही लेविथियन लोगों के लिए एक टेंपल बनाएगा। कैमिलिया भी यहाँ वैन की स्ट्रेटेजी देख के बहुत हैरान होती है और वैन के ऑफर को एक्सेप्ट न करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर वैन का जीनियस दिमाग कितना आगे तक जा सकता है। पर इसी बीच ग्रूवे वैन के ऑफर पे हाँ कर देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें उनका ही फायदा है। तो आखिर में कैमिलिया को भी मानना ही पड़ता है, जिसके आप कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि मेलिस्टार सिटी के सभी लोगों को वैन ने लेविथियन आर्मी के वेपन्स और आर्मर दे दिए हैं, जो कि अब बारलॉक और मेलफ्रेड के आर्मी से लड़ने जा रहे थे, जिन्होंने मेलिस्टार सिटी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। जो देख बारलॉक काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो लोग मेलिस्टार सिटी के लोगों को मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि एम्पायर के लिए और उन तीनों ही प्रिंस के लिए मेलिस्टार सिटी सबसे प्रीशियस है, क्योंकि पूरे एम्पायर में मेलिस्टार सिटी सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेस है। वैन भी ये सब देख बहुत खुश होता है, क्योंकि बारलॉक और मेलफ्रेड के पास वैन के साथ नेगोशिएशन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और ठीक ऐसा ही होता है, वो लोग मेलिस्टार सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ नेगोशिएशन करने का डिसाइड करते हैं, जो कि फिलहाल वैन है। और एक बार फिर से यहाँ वैन अपना जीनियस दिमाग लगाता है। वो बारलॉक और मेलफ्रेड से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि डिमेट्री को मारने के पीछे किसका प्लान था, और फिलहाल मैं साबित भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो इंसान ये कर सकता है उसके पास प्रिंस के सारे गार्ड को बाईपास करने का ही पावर होगा। यहाँ तक कि वो इस सिटी की टाइट सिक्योरिटी को भी चकमा दे सकता है। वैन कहता है कि इन सबके पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद डिमेट्रियो ही है, जिस पर बारलॉक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, डिमेट्रियो भला क्यों ही खुद की जान लेना चाहेगा। तो वैन कहता है कि असल में डिमेट्रियो विक्टिम कार्ड प्ले करके सभी लोगों को अपनी तरफ करना चाहता है। इस तरह से उसने खुद को सभी के सामने इनोसेंट दिखाकर सबकी सिंपैथी बटोर ली है। वो चाहता था कि तुम दोनों ही एक दूसरे पर शक करो और आपस में ही लड़कर अपनी आर्मी को कमजोर कर लो, और इस बीच मौका देकर डिमेट्रियो खुद तुम दोनों पर अटैक करके राजगद्दी अपने हाथों में ले लेता। जो सुन बारलॉक और मेलफ्रेड समझ गए होते हैं कि वैन सारा इंजाम डिमेट्रियो के ऊपर ही डालना चाहता है, तो इसलिए अब उन दोनों के पास मेलिस्टार सिटी पर रेड करने की अब कोई वजह ही नहीं बचती। मेरे उनसे कहता है कि देखो, हमारी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम लोग तो खुद कॉम्पनसेट करने को तैयार हैं जो भी कुछ डिमेट्रियो के साथ हुआ। यहाँ मेलफ्रेड, जिसने डिमेट्रियो को असल में मारने की कोशिश की थी, वो खुद भी वैन की बातों को अपोज नहीं कर सकता था, और वैन के प्लान के अनुसार जैसा उसने सोचा था डिमेट्रियो को ही उसने रास्ते से हटा दिया, क्योंकि अब उसे एम्पायर की राजगद्दी का एक कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। जिसके बाद जाके फाइनली ये सारी प्रॉब्लम खत्म होती है और सारे सिटीजन शहर में वापस आ गए होते हैं। मेयर लुएल के पास बैठा बता रहा होता है कि वैन ने इतना जीनियस मूव खेला कि सभी सिटीजन्स ने ही उन तीनों प्रिंस पर से ही अपना विश्वास खो दिया। उनका विश्वास एम्पायर की प्रिंसेस की तरफ बढ़ चुका है, यानी कि लुएल की तरफ। साथ ही मेयर ये भी बताता है कि वैन ने पहले क्लियर कर दिया था कि वो मेलिस्टार सिटी की हेल्प किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि फ्लैन इस जगह को पसंद करने लगी है। उसे यहाँ का सिस्टम और एनवायरनमेंट इतना पसंद आ गया था कि वो यही रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ इधर नेट्रा किंगडम में दिखा जाता है, जहाँ वैन तो बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि अचानक से
उन लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगी थी, ज्यादातर एक्सपोर्ट सेक्टर में, क्योंकि नाटरा किंगडम का व्यापार मिल स्टार सिटी के साथ होने लगा है जो कि ट्रेडिंग में सबसे ऊपर है। इसलिए फिलहाल वैन बहुत खुश होता है कि भाई अब तो पैसे ही पैसे आएंगे। इन्हें बताते हैं कि हमारी वजह से अब मॉडर्न किंगडम भी काफी अच्छी हालत में हो चुका है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें नाटरा की वजह से जैसी थोड़ी बहुत ग्रोथ मिलेगी वो लोग खुद को नाटरा से फ्री करना चाहेंगे। इसलिए निनिम वैन को समझा रही होती है कि तुम्हें इस वक्त बड़े बिजनेस पार्टनर्स की जरूरत है, क्योंकि मॉडर्न किंगडम हमारी ग्रोथ देख के कभी भी हमें छोड़कर जा सकता है। अब तभी थोड़ी देर बाद एक गार्ड आकर वैन को बताता है कि आपको किंग ग्रुवे की तरफ से सोल्जर्स किंगडम में आने के लिए इनविटेशन आया है, जिस पर वैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार मॉडर्न में भी जाना होगा। इधर जेनोविया को भी अपने एडवाइजर से पता चल गया होता है कि वैन उनसे मिलने के लिए आने वाला है। इस पर वो कहते हैं कि आखिर क्यों, उसे यहाँ क्यों आना है। हो सकता है कि शायद उसे हमारे किंगडम से रिलेटेड हमसे कुछ बात करनी हो। आखिरकार अब मॉडर्न उसका स्टेट जो है। जेनोविया अपने एडवाइजर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी अलायंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर वो कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, आपको मिस्टर वैन से शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि वो भी इस प्रपोजल से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा किंगडम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ भाई वैन और निनिम मॉडर्न की तरफ निकल गए होते हैं, जहाँ एक बार फिर से निनिम ने अपने बालों का कलर ब्लैक कर लिया था, जो वैन को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। निनिम पूछते हैं कि वैसे तुमने जेनोविया से शादी करने के बारे में क्या सोचा है। तो वैन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो लोग मुझे इसके लिए जरूर पूछेंगे, लेकिन मैं फिलहाल कुछ समय के लिए अभी सिंगल रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं मना कर दूंगा। वैन कहता है कि वैसे ये कितना मजेदार होगा ना, हर किंगडम की लड़कियां मुझसे शादी करना चाहें। जो सुनते हैं निनिम उसका हाथ तोड़ने लगते हैं कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस क्यों हो गई। वैन बताता है कि वो मॉडर्न इसलिए जा रहा है ताकि उनसे कंफर्म कर सके कि वो लोग आगे नाटरा के साथ अपने रिलेशन इसी तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके बाद अब जैसे वो लोग मॉडर्न में पहुंचते हैं तो जेनेविया उनका स्वागत करती है और उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर वैन के इरादे थोड़े डगमगाने लगते हैं। रात होने पर अब जब जेनोविया वैन और निनिम के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, जहां वो बताती है कि डेलोनिया किंगडम उनके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि असल में डेलोनिया किंगडम अपने कल्चर को लेकर काफी सख्त है। उन्हें ये बिल्कुल ही पसंद नहीं कि किसी फॉरेन कंट्री का सामान उनके किंगडम में आए। जिस पर वैन कहते हैं चिंता मत करो, अभी वो लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो लोग खुद अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास न भेजें। इन दोनों के यहाँ पर बातचीत तो चल रही थी, लेकिन इसी बीच वैन ये भी सोच रहा था कि आखिर ये मुझसे शादी के प्रपोजल के लिए पूछ क्यों नहीं रही, इसने इस बारे में अब तक मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। उसके यही सोचते सोचते उन लोगों का डिनर खत्म भी हो गया होता है, पर जेनोविया ने उसे शादी की बात तक नहीं करी। इसलिए वही बड़ा परेशान होता है कि आखिर बात क्या है, आखिर वो चाहती क्या है, उसने अभी तक मुझसे पूछा क्यों नहीं। लेकिन फिर भी वैन को अभी यकीन था कि कल वो लोग जब मॉडर्न में घूमने के लिए निकलेंगे तो जेनोविया उसे शादी के बारे में जरूर पूछेगी। जिसके बाद अगली सुबह जब वैन जेनोविया से मिलता है तो वो उसी ड्रेस में होती है जब वो वैन से पहली बार मिली थी। असल में जेनोविया ने ये सोल्जर वाले कपड़े पहनकर खुद को प्रिंस का असिस्टेंट बताकर वैन से मिली थी ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके, और उसने अपना नाम जेनो बताया था, लेकिन असल में वो है जेनोविया ही, जो बस सिटी में घूमने के लिए अपना रूप बदल लेती है। जिसके बाद अब जेनोविया वैन और निनिम को काफी देर तक शहर घुमा रही होती है और आसपास की चीजें समझाती है कि यहाँ पर आखिर मार्केट काम कैसे करती है। साथ ही साथ वो वैन को एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी दिखाती है जो कि अभी कुछ समय पहले कंप्लीट हुआ है। मॉडर्न किंगडम और यहाँ के लोगों के लिए ये स्टैचू शांति और उम्मीद का प्रतीक है। तो वैन थोड़ा जेनोविया को चढ़ाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है, अगर तुम लोग की ऐसे ही ग्रोथ चलती रही तो मॉडर्न किंगडम बहुत जल्द खुद को नाटरा से फ्री कर लेगा। लेकिन वो इस बात का बड़े शांति से जवाब देते हुए कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग चाहे जितना भी ग्रो हो जाए ये किंगडम आगे भी नाटरा का ही हिस्सा रहेगा। जो सुन वैन को यकीन हो जाता है कि मतलब अब ये लोग धोखा तो नहीं देंगे, हमें इन पे विश्वास कर लेना चाहिए। अब शाम होने पर जब तीनों एक पार्क में बैठे होते हैं तो जेनोविया वैन से पूछती है कि आखिर तुम लोगों से इतनी दूरी बना के क्यों रखते हो। और इस चीज पर वैन का जवाब सुनते ही जेनोविया को ये याद आ जाता है कि आखिर एक लीडर होना कितना मुश्किल काम है, पूरे किंगडम की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का इतना सारा बर्डन। एक लीडर बनना हर किसी के बस की बात तो नहीं है, और क्योंकि वैन ने सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रहा था तो जेनोविया को लग रहा होता है कि शायद वो वैन के काबिल नहीं है। जेनोविया को लगता है कि वैन उससे काफी ज्यादा ऊपर है, इसलिए फिलहाल मैं उससे शादी करने काबिल नहीं। और वैन को जेनोविया के इन विचारों के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो दोबारा परेशान होता है कि आखिर क्यों आज भी इसने शादी के बारे में मुझसे क्यों नहीं बोला। अगली सुबह जब जेनोविया वैन के बारे में बैठी सोच विचार कर रही होती है कि तभी उसे पता लगता है कि डेलोनियो किंगडम का प्राइम मिनिस्टर सिरगस उससे मिलने के लिए आया है। तो जेनोविया भी बड़े शांति से मिलने जाती है, जहां उसे ये पता लगता है कि सिरगस नाटरा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता है। वो सिर्फ वैन से ही बात करना चाहता था क्योंकि नाटरा किंगडम ही डेलोनियो में फॉरेन प्रोडक्ट्स भेज रहा है। तो वैन उसके पास आते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। जिसके बाद वो लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं, जहाँ सिरगस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नाटरा अपने प्रोडक्ट्स डेलोनियो किंगडम में बेचे। डेलोनियो किंगडम में ऐसा कुछ करना अलाउ नहीं है। इस पर वैन बड़े शांति से भोला बनते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। जो सुन सिरगस को भी गुस्सा आता है कि आखिर तुम मेरी बातों को इतने लाइटली कैसे ले सकते हो। वो इन लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप जाने लगता है। और जाने से पहले उन्हें वार्निंग देके जाता है कि तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तुम लोगों ने मेरी बात को अनदेखा किया और मैं चीज बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। और वैन को भाई से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अगली सुबह वो और निनिम मॉडर्न किंगडम से वापस जा रहे होते हैं। वैन जेनोविया से कहता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, मुझे यकीन है कि कल जो हुआ उसके बाद वो शांत तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, तो हमें आने वाली हर मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। इसके कुछ दिन बाद वैन और निनिम
निम अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए बिस्का नाम के एक सिटी में आगे होते हैं जो कि सोल्गेस किंगडम का कैपिटल है। तुम लोगों को याद ही होगा कि वैन को सोल्गेस किंगडम की तरफ से इन्विटेशन आया था, जहाँ ग्रुवे और उसकी आर्मी की तरफ से वैन का अच्छे से वेलकम भी होता है। तो फाइनली तुम आ ही गए, क्यों ना हम लोग हॉल में चले कुछ बातें करें। तभी उसके आसपास के नौकर आकर उसी गद्दी को उठा लेते हैं, क्योंकि भाई ग्रुवे का मानना है कि अगर उसके सर्वेंट्स आसपास है तो नोबल्स को सारे काम खुद नहीं करने चाहिए। ये नोबल्स की असली ताकत को दर्शाता है। वैन उसके बगल में चलते हुए यही सोच रहा होता है कि मैंने आज तक तो कोई ऐसा किंग नहीं देखा, पर फिर भी उसे उतनी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर ग्रुवे ने उसे यहाँ पर बुलाया है तो जरूर उसके साथ अपनी अलायंस बनाना चाहता है। अगर भाई नाट्रा किंगडम और सोल्जर्स किंगडम की एक साथ अलायंस बन गई तो डेलुनियो किंगडम उनसे लड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब इसके बाद जैसे ही लोग हॉल में आते हैं, वैन ये चीज देखकर हैरान होता है कि वहाँ जो लड़की बैठी थी उसके भी बालों का कलर सेम ग्रुवे जैसा ही है, जो कि असल में ग्रुवे की ही बेटी है, टॉर्टेलिया, जिसका नेचर बड़ा ही फ्रेंडली होता है। और वैन को देखकर कहती है कि मुझे आपको देखकर काफी खुशी हुई, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। और क्योंकि वो काफी फ्रेंडली नेचर की थी तो वैन से काफी सारी बातें करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वैन ज्यादा ध्यान न देते हुए यही सोच रहा होता है कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे उसी पे फोकस करना है। पर क्योंकि इन सभी ने उसके लिए बड़े अच्छे खाने का इंतजाम कर रखा था तो खुद को रोक नहीं पाता और बाद में पछता रहा होता है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने खाने के चक्कर में अपना आज का दिन बर्बाद कर दिया, मुझे तो ग्रुवे के साथ डील करनी थी। अगले दिन वैन दोबारा से आकर ग्रुवे से अपने बिजनेस के बारे में बात करने का सोचता है, पर उसने तो वैन की बातों पर जरा भी ध्यान ही नहीं दिया। जो देख वैन को बुरा तो लग रहा था, लेकिन इसके साथ साथ काफी शक भी होने लगता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं ग्रुवे ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए तो नहीं बुलाया, कहीं वो मुझे मारना तो नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसे मेरे साथ बिजनेस नहीं करना तो इसके अलावा और कोई रीजन ही नहीं बचता मुझे बुलाने का। इसलिए वैन निनिम से कहता है कि यहाँ से भागने के लिए रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर एकदम से ग्रुवे वैन को मैसेज भेजता है कि मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता हूँ। वैन भी तैयार था कि वो उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, लेकिन जब वो ग्रुवे के पास पहुंचा तो यहाँ तो वो काफी अच्छे मूड में था और निनिम को भी बैठने के लिए पूछता है। ये जानने के बाद भी वो एक स्लेव गर्ल है, जो देख वैन समझ गया कि मतलब यहाँ उसे कोई खतरा नहीं। और साथ ही ग्रुवे खुद भी कह देता है कि वो भेदभाव में विश्वास नहीं रखता, जो सुनने के बाद फाइनली वैन और निनिम को थोड़ा सुकून मिलता है। जैसा उन्होंने सोचा था ग्रुवे वैसा बिल्कुल भी नहीं, वो तो बड़ा ही मस्त मौला आदमी है। वैन भी ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए ग्रुवे से डायरेक्टली सोल्जर्स किंगडम और नाट्रा की पार्टनरशिप के बारे में पूछ लेता है, ताकि उन दोनों का ही व्यापार और बढ़ सके। जिस पर यार ये किंग बड़ी आसानी से मान भी जाता है और कहता है कि हाँ इसमें दिक्कत क्या है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। फिलहाल अगर तुम लोग को नाट्रा जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं इस डील की बाकी डिटेल्स बाद में भेज दूंगा। उन्हें लग रहा होता है कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन तभी डेलुनियो किंगडम के किंग सिरगस को दिखाया जाता है, जो कि चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। और भाई ये यहाँ कैसे आया, क्या कर रहा है, सब मुझे नहीं पता। अगले 1-2 दिन बाद जब वैन नाट्रा में वापस आता है तो सोचता है कि चलो फाइनली अब कम से कम हमारे राज्य में शांति होगी, लेकिन यार ऐसा होता नहीं। निनिम बताती है कि एक बुरी खबर है, डेलुनियो किंगडम ने मार्डन के साथ वॉर छेड़ दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अब तक ग्रुवे की तरफ से जो प्रॉमिस लेटर उनके पास आने वाला था वो अब तक आया ही नहीं। वैन बेचारा परेशान तो होता है, लेकिन उसे सारी बात अच्छे से समझ आ जाती है। वो समझ गया था कि ग्रुवे ने मेरे साथ ही खेल खेल दिया, मुझे वहाँ खिला पिलाकर और मेरी बातों को इग्नोर करके उसका मकसद था मुझे वहाँ रोकना, ताकि जब तक इधर डेलुनियो किंगडम मार्डन के साथ अपनी वॉर शुरू कर सके। इसका मतलब सिर्फ मार्डन पर अटैक नहीं हुआ, यहाँ तक कि अब डेलुनियो किंगडम के पास सोल्जर्स किंगडम तक का सपोर्ट है। तभी थोड़ी देर बाद जेनोबिया भी वैन से मिलने के लिए नाट्रा आ गई होती है, जो कि इस वॉर की वजह से काफी शर्मिंदा थी, क्योंकि मार्डन डेलुनियो से हारता जा रहा है। और बताती है कि मैंने पहले ही डेलुनियो में अपना कॉन्वॉय भेज दिया है अमन और शांति का समझौता करने के लिए, ताकि ये वॉर रुक जाए। जेनोबिया वैन से माफी मांगते हुए उसका गुस्सा सहने के लिए तैयार थी, लेकिन वो ऐसा कुछ करता ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी कि इससे निपटने के लिए वैन ने ऑलरेडी अपना एक प्लान तैयार कर लिया है। फिलहाल तुम बस शांत रहो और देखते जाओ कि मैं कैसे पास अप लड़ता हूँ। और इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैन और जेनोबिया दोनों ही दुश्मन के इलाकों में जा रहे होते हैं, यानी खुद डेलुनियो किंगडम में। वहीं दूसरी तरफ ग्रुवे भी अपनी आर्मीज को लेकर नाट्रा पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। अब वैसे तो ये देखने में लगता है कि ये मोटा सा किंग क्या ही कर लेगा, ये तो खुद से चलता तक नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में एक वेपन थमा दिया जाता है, अगले पल वो नाट्रा के 10 से भी ज्यादा सोल्जर्स को इतनी तेजी से निपटा देता है कि इससे पहले कि वो लोग देख भी पाते हैं। हालांकि वो पूरी तरह से जीत तो रहा था, पर फिर भी सभी सोल्जर्स को मारते हुए सोचता है कि पता नहीं अब इस बार ये वैन क्या प्लान कर रहा होगा, मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे टक्कर लेने के लिए क्या कर सकता है। दूसरी तरफ भाई अपने वैन और निनिम डेलुनियो किंगडम पहुंच गए होते हैं, जहाँ सिरगस खुद उनका वेलकम करते हुए कहता है कि आओ आओ, तुम्हारा इंतजार था मुझे। इन लोगों की बातचीत शुरू होती है, जहाँ जेनोबिया शांति कायम करने के लिए अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि मार्डन किंगडम तुम्हें अपनी आधी जमीन देने को तैयार है, लेकिन सिरगस साफ मना कर देता है कि मेरा इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस अपने हाथों में ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। असल में भाई सिरगस ये चाहता था कि नाट्रा किंगडम और सोल्गस किंगडम आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दें, ताकि मौके का फायदा उठाकर वो और ऊपर उठ सके। उसकी ये चाल देख के वैन को साफ समझ में आ जाता है कि अभी हमारे किस तरह की डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो जेनोबिया को बीच में रोकते हुए कहता है कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। और जो भाई उसने यहाँ पर कहा उसे तो सिरगस के होश उड़ जाते हैं। वैन कहता है क्या तुम लोग ये बात पता भी है, तुम्हारे किंगडम के लोग जिन इम्पोर्टेड कपड़ों को पसंद करते हैं उनके अंदर क्या मिला हुआ है। हाँ अब तुमने सही सोचा, उन सभी कपड़ों में स्लो एक्टिंग पॉइजन मिला हुआ है। जितना ज्यादा तुम्हारे लोग वो पहनेंगे उतनी ही जल्दी वो अपनी दर्दनाक मौत के करीब आएंगे, जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसके बाद होना क्या है, हर जगह लोग इस बीमारी को अलग अलग नाम देकर अफवाह फैलाने लगेंगे और देखते ही देखते डेलुनियो किंगडम अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। सिरगस की सब सुनकर इतनी फट गई होती है कि वैन पर चिल्लाने वाला होता है कि इसी बीच एक सर्वेंट आके उन्हें बताता है कि नाट्रा के सभी सोल्जर्स ने रिट्रीट कर लिया है, वो लोग मैदान छोड़ के वापस चले गए और हमारी फोर्सेस तेजी से आगे बढ़
रही है। वैन कहता है कि देख लो हम तो पीछे हट गए, अब यहाँ से तुम लोग संभालो। जो देख सिरकस बेचारा बहुत डर गया होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वैन का प्लान सच में काम कर रहा है। और भाई होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ 1-2 दिनों के अंदर ही डुलोनियो किंगडम कोलैप्स होना शुरू हो गया था क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोग अचानक से मरते जा रहे हैं। सिरकस गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर तेरी करने की हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे साथ ही क्या कर दिया। अरे अरे डरो मत, मेरे पास इसका एंटीडोट भी है और मैं वो तभी दूंगा जब तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो गए। और भाई अपने किंगडम को बचाने के लिए सिरकस को आखिर में हार मानकर वैन के साथ अलायंस बनानी पड़ती है ताकि वो दोनों मिलकर सोल्गस किंगडम के किंग ग्रुवे को खत्म कर सके। जिसके बाद अब वही होता है जो वैन चाहता था। डुलोनियो किंगडम की आर्मी चुपके से पीछे के रास्ते से किंग ग्रुवे पर अटैक करने के लिए निकल पड़ती है और वही नाटर के सोल्जर्स जो अब तक डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे वापस वॉर में शामिल हो गए होते हैं। सिरकस की आर्मी ठीक सोल्गस किंगडम पर पीछे से हमला करती है और वैन की आर्मी सामने से। जो सब देख ग्रुवे हंस रहा होता है कि सच में ये वैन ने तो पूरा पासा ही पलट दिया, लेकिन हमें हराने के लिए अब भी इतना काफी नहीं। पर इससे पहले क्या वो दोबारा सभी पर अटैक करना शुरू करता, वैन एक चट्टान के ऊपर से सामने खड़ा होता है। पर ग्रुवे को अभी फर्क नहीं पड़ता और सामने से कमांडर हेगार्ड को आता देखते हुए उसे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो अपनी तलवार भी उठा पाता, पलक झपकते ही नीरी माकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और सिर्फ एक ही बार में उसने इस जायंट मॉन्स्टर को हमेशा के लिए सुला दिया। और ग्रुवे के टपकते ही सोल्गस किंगडम की आर्मी भी पीछे हट जाती है। एक बार फिर से अपनी हारी हुई जंग को भी नाटरा यहाँ जीत चुका होता है। इसके कुछ दिनों बाद पता लगता है कि ग्रुवे अभी मरा नहीं है, नाटरा ने उसे कैद करके रखा है। और जब वैन उससे मिलने पहुंचा तो वो भी देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि भाई इसने अपनी मोटी भद्दी बॉडी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। एकदम भाई फिट बॉडी बना ली होती है इसने। वैन कहता है कि मुझे अब यकीन नहीं हो रहा, उस समय तुम उठने की हालत तक में नहीं थे और अभी तुमने खुद को इतना फिट कर लिया। ग्रुवे पूछता है कि वैसे तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है, मुझे कब मारोगे। लेकिन वैन साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे तुम्हें मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि मैं एक बार फिर से उस डील का दोबारा ऑफर देना चाहूंगा, यानी सोल्गस्ट और नाटरा के बीच अलायंस बनाने वाली डील। लेकिन भाई इस वक्त भी वो साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसे अच्छा मरना पसंद करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें लेविथन आर्मी के खिलाफ तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। इसको बस किसी तरह वैन को हारते हुए देखना है, चाहे इसे फर्क नहीं पड़ता कि मर भी जाए। लेकिन फिर एकदम से कुछ सोचने के बाद उसने अपना मन बदल लिया और कहता है कि चलो ठीक है, मैं डील साइन कर दूंगा, बस एक शर्त पर, तुम्हें मुझे अपना असली मकसद बताना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम जैसा जीनियस बंदा आखिर किंगडम के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। तो वैन कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ। और उसके बाद जो भी यहाँ पर वैन ने ग्रुवे को बताया उसका तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका होता है, लेकिन अगले ही सेकंड हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, मैं डील साइन करने को तैयार हूँ। और अभी वैन के बारे में सोचकर हंसना होता है कि आखिर किसने सोचा होगा इतने जीनियस दिमाग के पीछे आखिर कैसा इंसान छुपा है। इसके बाद अब वापस नाटरा के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैन काफी टाइम बाद एक सुकून की नींद सो पाया। और जैसे ही वैन अपनी नींद पूरी करके उठा उसे बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है। यही बताते हैं कि अभी तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि नाटरा को इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। हमारे किंगडम की इमेज भी बहुत खराब हो गई है क्योंकि हमने एक ऐसे इंसान से फाइट की जिसका लेविथन किंगडम के साथ काफी अच्छा संबंध है। यहाँ तक कि उन लोगों के पास अब तक जितना भी गोल्ड और प्रॉफिट था वो सब का सब लॉसेस को कवर करने में खत्म हो चुका है। जो सुन वैन परेशान होता है कि अब ये क्या नया ड्रामा है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं किंगडम बेच के ही रहूंगा। जो हालत नाटरा की कहानी की शुरुआत में थी वो एक बार दोबारा से हो गई होती है, जिसे अब रिकवर करने में तो वैन की वाट लगने वाली है। और इसी के साथ ही एनीमे यहीं पर एंड होता है। अगर तुम लोग को ये एनीमे थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो एक लाइक करते हुए जरूर जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।